ऑमनिशेंट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोग्सा और बाकियों की ये नामुमकिन लड़ाई जीतने के बाद कई कॉन्स्टेलेशन डोग्सा के बारे में बात कर रहे थे और कई कॉन्स्टेलेशन डोग्सा के सिनेरियो को स्टार रीम में रिकमेंड कर रहे थे और उसे टोटल के 25,000 कॉइन स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। और यहाँ पर यजुंग्यो के साथ डोग्सा देख रहा था कि ये लड़ाई तो खत्म हो गई थी पर न जाने इस लड़ाई में कितने कर लोग मारे गए थे और ये वो सीन थे जो नॉवल में कभी भी अच्छे से नहीं बताए गए थे। और ये चीजें डोग्सा को आज पहली बार अपनी आंखों से देखकर समझ आ रही थी कैसे यजुंग्यो को हर एक लड़ाई के बाद महसूस होता होगा। और काफी चीजें डोग्सा समझ पाया था सिवाय इस बात के कि ये हरामी यजुंग्यो अभी भी उसके और गुस्से से क्यों देख रहा था। खैर ये बातें समझने के लिए बहुत मुश्किल थी। और तभी वहाँ पर वो लाल टोका भी जो कि डोगाक था वहाँ पर आकर डोग्सा को अपने चैनल में इन्वाइट करता है क्योंकि अभी डोग्सा बियांग के चैनल के अंदर था और सभी कॉन्स्टेलेशंस उसे काफी मजे से देख रहे थे। इसलिए अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए डोगाक उसे बियांग से छीनना चाहता था और ये जानता हुआ बियांग भी उसके पीछे उठ रहा सैड था। और ये सब देखकर डोग्सा को भी सारी सिचुएशन समझ आ गई थी और डोग्सा बिना उसकी इनवाइट उठाए बस उस डोगाक को उसके रिवॉर्ड्स देने को कहता है। एंड वो हरामी डोगाक थोड़ा हैरान हुआ वो करने से मान जाता है और डोग्सा को टोटल के 50,000 कॉइन्स मिल जाते हैं जो कि इस सब सिनेरियो से आए थे। और क्योंकि इस डोगाक ने इस सब सिनेरियो बनाया था तो ये कॉइन्स इसके जेब से ही आए थे। और फिर डोग्सा उसे बताता है उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देने के लिए जो कि थी वो ट्रिपल एस वाली आइटम। एंड वो डोगाक डोग्सा को वो रिवॉर्ड देने के लिए बियांग को कहता है क्योंकि ये चैनल उसका था। भले ही वो इस सब सिनेरियो का इंचार्ज था वो फिर भी बियांग पर हुक्म चला रहा था और उसे धमका रहा था कि 6वां सिनेरियो जापान और कोरिया के बीच में होने वाला था। और डरा हुआ बियांग भी वो रिवॉर्ड खुद से देने को मान जाता है। और ये देखता हुआ डोग्सा सब कुछ समझ रहा था क्योंकि वैसे तो उनकी कंपनी का मैनेजर उन्हें ट्रीट करता था। और फिर डोग्सा के सामने ऑप्शन आ जाता है उनमें से एक ट्रिपल एस ग्रेड की आइटम को चूज करने का और बियांग उसे रिवॉर्ड चूज करने को कहता है और डोग्सा को रिकमेंड करने लगता है कि इन सब में से कोड सबसे बेहतर होगा क्योंकि कोड में एक सीक्रेट फीचर था जिससे उसका ग्रेड टाइम बाद बढ़ता जाएगा। एंड वो ये बातें मैं से तुरंत बता ही रहा था कि डोगाक उसे जोर से बोलने को कहता है। और अब डोग्सा यजुंग्यो को पूछता है कि आखिर वो कौन सी आइटम चूज करेगा कि वो देखता है उसके सामने खड़ा यजुंग्यो अपनी स्किल रिस्टोरेटिव हाइबरनेशन में चला गया था यानी वो खड़ा खड़ा फिर से सो गया था ताकि वो अपनी ताकतों को जल्दी रिकवर कर पाए। और हानसोंग पूछती है कि क्या यजुंग्यो का रिवॉर्ड वो चूज कर सकती थी जिस पर डोग्सा बताता है कि बाद में वो उसे मार डालेगा और वो खुद उस कोड को ही चूज करता है। पर वो डोगाक बताता है कि इसे पाने के लिए डोग्सा को एक दूसरी जगह पर आना होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना क्या अलाउ नहीं था। और डोग्सा से पूछता है कि वो उसे कहाँ पर लेकर जाना चाहता है जिस पर डोगाक बताता है कि वो उसे डोकाबी कैंप में इनवाइट करना चाहता था। और नॉवल के मानने से ये डोकाबी कैंप वो जगह थी जहाँ पर डोकाबी अपने असली रूप में रहते थे वो भी एक तरह के रूम के अंदर। पर डोग्सा वहाँ पर नहीं जाना चाहता था इसलिए वो डोगाक को उसका रिवॉर्ड यहीं पर देने को कहता है क्योंकि उस जगह के अंदर जाने के बाद डोग्सा को भी नहीं पता था कि आखिर अंदर उसके साथ क्या हो सकता था। एंड वो डोगाक उसे धमकाता है उस रिवॉर्ड को कैंसिल करने के लिए जिस पर डोग्सा आसानी से मान भी जाता है। और अब ये एटीट्यूड उस डोगाक को बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि वो जानता था दिए गए रिवॉर्ड्स को वापस नहीं लिया जा सकता। और फिर अपने डोकाबी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता वो डोग्सा से पर्सनली बात करता उसे बताता है कि डोग्सा जो कहानी बना रहा है वो इतनी खास थी कि वो डोग्सा हर जगह पर ही फेमस था। दूर दूर के कॉन्स्टेलेशन जिनका कोरिया से कनेक्शन तक भी नहीं था वो भी डोग्सा के बारे में जानते थे। और वो साफ पॉइंट पर आकर डोग्सा को उसके चैनल पे ट्रांसफर होने को कहता है क्योंकि उस डोगा का प्लान था अपने चैनल को पूरे पेनिसुला में पॉपुलर करने का। एंड ये बात डोग्सा को काफी सरप्राइजिंग तो लगी थी पर वो साफ साफ उसे इस भगोदी को बंद कर उसे चुपचाप उसके रिवॉर्ड देने को कहता है। और आज उस डोगा के सोने के रूमर्स पक्के हो गए थे कि डोग्सा डोगा भी इसके सामने भी नहीं झुकता था पर वो खुद के सामने ये चीज नहीं चलने देने वाला था। और डोग्सा को धमकाने के बाद वो सभी कॉन्स्टेलेशंस को बताने लगता है कि सियोल के अंदर एक चैनल है जो सिनेरियोस को मैनिपुलेट कर रहा है। और ये सुन सभी कॉन्स्टेलेशंस उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। और फिर डोगाक बताता है कि ये सब करने वाला चैनल और किसी का नहीं बल्कि बियांग का था और वो सियोल के लेसर डोगाबीज को इस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहा था या फिर वो उनकी तौर पर बेरू को रिक्वेस्ट कर रहा था बियांग के चैनल की अच्छे से तलाश करने के लिए। और बियांग इस बात से एकदम घबराया हुआ कि वो डोगाक उल्टा उतना ही ज्यादा खुश। और घबराया हुआ बियांग चैट थ्रू डोग्सा से पूछ रहा था कि आगे आप उसे क्या करना चाहिए। और डोग्सा पूछता है कि क्या अभी तक किसी को भी पता चल पाया था कि बियांग ने डोग्सा के साथ कॉन्टैक्ट किया था जिस बात पर बियांग मना कर देता है। और डोग्सा समझ जाता है कि ये डोगाक बस उसे पंगे लेना चाहता था। और डोग्सा फिर से उसे अपने रिवॉर्ड्स मांग ही रहा था कि वो डोगाक बताता है कि इस मैटर में किम डोग्सा भी शामिल था। और फिर एक बड़ी सी क्यूबिक स्क्रीन लगाकर वो सभी को ही किम डोग्सा और ली सियोल्फा की लड़ाई का सीन दिखाने लगता है। और फिर लियाकोन और एंटीनस की लड़ाई और फिर म्योंग गेलसांग की लड़ाई। और फिर वो सभी को बताता है कि इन तीनों ही लड़ाइयों में एक कॉमन बात थी। पहले ये ली सियोल्फा को मारकर डिजास्टर को टाल सकता था या फिर एंटीनस को मारकर भी डिजास्टर टाल सकता था या तो डिजास्टर की सेल्स खोलने से पहले ही उसे मार सकता था। परंतु डोग्सा ने जानबूझकर ये तीनों चीजें नहीं की। और वो सभी को बताता है कि कॉन्स्टेलेशन किम डोग्सा बियांग के साथ काम कर रहा था और जानबूझकर अपनी शक्तियों को दबा रहा था ताकि वो हर एक सिनेरियो को अपनी तौर से
चल पाए और इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना पाए, ताकि वो कॉन्स्टेलेशन के इमोशन से कॉइन्स इकट्ठे कर पाए। जैसे कि कहानियों में कमजोर हीरो धीरे धीरे कर ताकतवर बनता है। और ये जानकर कि ये सब डोग्सा की एक्टिंग थी, बियांग के चैनल को सब्सक्राइब कर रखे कई कॉन्स्टेलेशंस उसे छोड़कर जाने लगते हैं और निराश हुआ बियांग बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे थे, बियांग की ताकतें और उसका साइज भी कम हो रहा था, क्योंकि डोगा भी इसमें जिसका चैनल जितना बड़ा होता था, उसकी सुपीरियरिटी उतनी ही ज्यादा होती थी। और डोग्सा भी ये देखता कहता है, मुझे माफ करना बियांग, पर मेरे ख्याल से ये चैनल अब बस बर्बाद है। और वो उस डोगा को भी बताता है कि वो अपनी बुरी सिचुएशन समझ चुका था और साथ ही साथ वो उसका ऑफर लेने को भी बिल्कुल रेडी था। और जितना उस बात से डोगा खुश था, और उतना ही बेचारा बियांग उस बात से नाराज था और एकदम रो रहा था। क्या ये मैं ही हूँ या फिर ये छोटा बियांग को ज्यादा ही क्यूट है? और उस मौके के जिसने सबसे ज्यादा तैयारी की थी, वो वहाँ से डोग्सा को गायब कर अपने साथ डोगा भी कैंप पे ले आता है। और अब डोग्सा भी उसके साथ एक अलग से कमरे में आ गया था और अपने सामने इस वक्त वो उसकी असली फॉर्म देख रहा था। और वो डोगा को उसे पहले ही बता देता है कि उसकी कोई भी प्लानिंग फालतू थी और वो एक डोगा पर यहाँ पर हमला नहीं कर सकता था। और ऑब्वियसली डोग्सा का भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो डोगा वहाँ पर बियांग को भी ले आता है, क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना होगा। यानी उस डोगा को उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से पता था। और फिर अपना बताया गया वो कॉन्ट्रैक्ट डोग्सा को दिखाने लगता है। जैसा देखकर डोग्सा एकदम चिढ़ गया था। पहला जो डोनेशन हुई मनी आएगी, वो दोनों को आधी आधी जाएगी। और उसके साथ उसने ऐसी कंडीशंस डाल रखी थी जिससे डोग्सा की आजादी रुक रही थी। और ऐसी कंडीशंस तो बियांग ने भी डोग्सा के मुंह पर नहीं ठोकी थी। पर खैर इस बात को छोड़कर डोग्सा से बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके पास एक आइडिया था। और वो बताता है कि अगर बियांग के चैनल से अकेला डोग्सा उसके चैनल में शिफ्ट हो जाएगा तो कम मजा आएगा, क्योंकि बियांग के चैनल पर कुछ कमाल के कॉन्स्टेलेशंस थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और वो डोगा उनके बारे में पूछता है तो डोग्सा उन कॉन्स्टेलेशंस के नाम लेता बताता है, प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड और अबेसल ब्लैक स्पैम ड्रैगन और साथ ही साथ डीमन लाइक जज ऑफ फायर भी। एंड ये बात सुनकर एकदम हैरान डोगा बियांग को बता रहा था कि उसे बिल्कुल नहीं लगा था ग्रेट सेज द मंकी किंग बियांग जैसे चैनल पर सब्सक्राइब्ड होंगे। और वो इस बात से एकदम इम्प्रेस था कि यहाँ उतना ही निराश हुआ बियांग रोता हुआ डोग्सा से पूछ रहा था कि आखिर वो उसे ऐसा धोखा कैसे दे सकता था, जिस पर डोग्सा उसे बस उस पर यकीन रखने को कहता है, क्योंकि बियांग की तरह डोग्सा भी नहीं चाहता था कि चीजें यहीं पर खत्म हो जाए। एंड फिर डोग्सा डोगा को बताता है दोनों चैनल्स के बीच में एक ब्रिज बनाने का, ताकि बियांग के चैनल के कॉन्स्टेलेशंस उनके चैनल पर आ पाए और फिर डोग्सा के साथ साथ सभी कॉन्स्टेलेशन से उसके पास आ जाएंगे। एंड डोग्सा बताता है कि वो भी काफी क्यूरियस था, क्योंकि वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर अब उसके चैनल पर जाकर कौन से कॉन्स्टेलेशन से मिलने वाला था, क्योंकि इतनी देर से वो छोटे चैनल पर काम कर रहा था, तो आज पहली बार वो एक बड़ा चैनल देख पाएगा। और उसकी बातों से इम्प्रेस हुआ डोगा बियांग को बताता है कि उसने सच में एक कमाल के इनकारनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर क्या फायदा, अब वो इनकारनेशन उसका नहीं होगा। एंड वो डोग्सा को पहली झलक दिखाने को रेडी हो जाता है कि आखिर उसका चैनल किस तरह का था। और फिर डोग्सा अपने सामने देख पाता है इतने ढेरों सब्सक्राइबर्स को, यानी कॉन्स्टेलेशंस को, जो कि एसी नहीं बल्कि और भी कॉन्टिनेंट से सब्सक्राइबर रखे थे। और अगर डोग्सा सच में ऐसे चैनल पर काम करने लगता तो न जाने कितने सारे कॉइंस वो कमा सकता और फिर सब कुछ वापस फिर से नॉर्मल करता। वो डोग्सा को बता रहा था कि आज से उनका काम इन लोगों के साथ होगा। पर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले डोग्सा बताता है कि वो लास्ट मोमेंट बात कर कॉन्स्टेलेशंस को बाय कहना चाहता था, जिस बात पर वो डोगा भी मान जाता है। और फिर डोग्सा सभी कॉन्स्टेलेशन से बात करता उन्हें बताता है, मैं जानता हूँ तुम सभी ने मेरी कहानी सुनी होगी, मैं वो किंग डोग्सा हूँ जिसने एब्सोल्यूट थ्रोन को तबाह कर दिया और किंगलेस वर्ल्ड का किंग बन गया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। और ये सब बातों के साथ साथ मैं सोच रहा था एक छोटा सा इवेंट रखने के लिए, ताकि मैं आप सभी को मौका दे पाऊँ एक स्पेशल चैनल के साथ जुड़ने का। और आप इसे साउथ कोरिया और जापान के बीच का इवेंट कह सकते हैं। और जो भी इस इवेंट के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, वो अभी बियांग के चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए और मैं लॉटरी के तौर पर कॉइंस डालूंगा उन कॉन्स्टेलेशंस के लिए जो जल्दी आएंगे। तो फटाफट वहाँ पर आना मत भूलना। और उसी पल इस लाइव को डोगा बंद कर देता है, क्योंकि वो डोग्सा की चाल में फंस गया था, जो इवेंट वगैरह बातें कर उनके कॉन्स्टेलेशंस को अपनी ओर बुला रहा था, ताकि वो बियांग के चैनल को वापस बड़ा कर पाए। पर गुस्से में वो डोगा बताता है कि उसके कॉन्स्टेलेशंस इतने बेवकूफ नहीं थे जो इस छोटी सी चाल से फंस जाए, पर क्योंकि उसने गलत टाइम पर लाइव काटी थी, कॉन्स्टेलेशंस भी इससे चिढ़ गए थे और बस फटाफट बियांग के चैनल पर जा रहे थे। और अब धीरे धीरे कर उसके चैनल से कई सारे कॉन्स्टेलेशंस बियांग के चैनल पर आ गए थे, जिससे बियांग के चैनल का लेवल भी बढ़ा था। और डोग्सा उन सभी कॉन्स्टेलेशंस को शुक्रिया करता है। और यहाँ पर डोग्सा के पहले हुए मेन कॉन्स्टेलेशंस नए है कॉन्स्टेलेशंस को देखकर इतना खुश नहीं थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि वो पहले से मेन बंदे हैं और ये तो नए आए हैं। और नए आए कॉन्स्टेलेशंस डोग्सा से इवेंट के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर डोग्सा ने बताता है, जरा सब्र तो रखिए प्यारे कॉन्स्टेलेशंस, अगर आप अभी कॉइंस कमा ही लेंगे तो बिना इनकारनेशन होने के बाद आप उसे स्पेंड भी किस पर करने वाले हैं। और अब मैं आपको एक उससे भी बड़ी खबर सुनाने वाला हूँ। मैं वो बंदा
बंदा हूँ जिसका नाम किम डोक्सा है, और वो जिसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। मैं वो हूँ जिसने रूलर्स की लड़ाई में भाग लिया। मैं वो हूँ जिसने 2 डिजास्टर्स को सिनेरियो शुरू होने से पहले ही रोक दिया। और अगर आप पूरी दुनिया भी तलाश करेंगे तो आपको मेरे जितना शक्तिशाली इनकार्नेशन नहीं मिलने वाला, वो भी बिना कोई स्पॉन्सर के। पर सच कहूँ तो मैं भी बिना स्पॉन्सर के थक चुका हूँ। आखिर मुझे भी तो कुछ और ताकतें चाहिए। और जल्दी 5वां सिनेरियो भी चालू होने वाला है, जिसका मतलब आप सभी को पहले से पता होगा, क्योंकि अब आने वाला है स्पॉन्सर सिलेक्शन का एक दूसरा इवेंट, जिसका आप सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। और ये सुनकर वो सभी कॉन्स्टेलेशन से एकदम सीरियस थे, क्योंकि कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता था डोक्सा को अपना इनकार्नेशन बनाने का। और डोक्सा बताता है कि वो इस सरप्राइज इवेंट में खुद को होस्ट करने वाला था। और अगर चैनल के सब्सक्रिप्शन उस स्पॉन्सर सिलेक्शन से पहले 10,000 कॉन्स्टेलेशन हो जाते हैं तो उस चैनल में से किसी एक कॉन्स्टेलेशन को अपना पार्टनर बनाने वाला था। पर उसके लिए उन्हें सबसे पहले कम से कम 10,000 सब्सक्रिप्शन करने पड़ेंगे। और उसके ऐसा कहते ही उस डोक्सा के कई कॉन्स्टेलेशंस भागे भागे डोक्सा की तरफ जा रहे थे, यानी बीयंग के चैनल पर। और अब एकदम गुस्से में बबला उठा। वो डोक्सा कुछ लाइव को जबरदस्ती ही कैंसिल कर देता है। और किम डोक्सा को बताता है कि चाहे ये रूस के खिलाफ हो, पर अपनी और सभी की भलाई के लिए उसे डोक्सा को यहीं पर मानना पड़ेगा। और वो बाद में कुछ भी कर इस मैटर को हैंडल कर ही लेगा। और वो डोक्सा पर अपना लाइटनिंग वाला हमला तो करता है, पर अजीब बात थी कि उससे डोक्सा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जबकि उसका प्लान था उसे एक ही बार में मार देने का। और तभी वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करता है। और परेशानी में जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा विशाल बीयंग खड़ा था, जिसके चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो मजे से उन हथकड़ियों को तोड़ पाया था। और वो डोक्सा को उसे धमकियां दे रहा था एक लेसर डोक्सा भी होने की। पर बीयंग बताता है कि वो डोक्सा भी एक लेसर डोक्सा भी ही था, बस उसके पहले सब्सक्रिप्शन आते थे और काफी सारे अच्छे कॉन्स्टेलेशंस भी। पर क्या फायदा, अब वो सारे के सारे बीयंग के चैनल पर जो आ गए थे। और बीयंग उसे साफ साफ कहता है तो क्या बातें कर रहे थे कि मैं सिनेरियो को मैनिपुलेट करता हूँ, और ये कह भी कौन सा हरामी रहा था जो किसी के इनकार्नेशन को चोरी करने वाला था। और वो डोक्सा बीयंग को समझा रहा था कि उसे आगे कोई भी बुरा कदम नहीं लेना चाहिए, कि एकदम गुस्से है बीयंग को इन फालतू चीजों की परवाह नहीं थी। और वो उसे कितना जोर का मुक्का मारता है कि वो सीधा उस अजीब से घर को तोड़कर बाहर जा गिरता है। और डोक्सा यहाँ पर एकदम हैरान बीयंग की इस आदमखोर ताकत से। और बीयंग डोक्सा को बताता है कि उसने पक्का उस डोक्सा को मुक्का मारकर किसी दूसरी ही दुनिया के सिनेरियो में भेज दिया होगा। और यहाँ पर डोक्सा देख रहा था कि अगर वो डोक्सा भी कैब के अंदर थे तो उसके सामने वाला मौजूद बीयंग अपनी कोर फॉर्म में था। एंड पहले तो वो सोच रहा था कि शायद ऐसी और भी दुनिया होंगी जहाँ पर अलग अलग सिनेरियोस चल रहे हैं, जिसके बारे में एक दूसरी मानवा में बताया गया है, और वो स्टोरी भी इस स्टोरी से कनेक्टेड है। बट खैर यहाँ पर हम देखते हैं डोक्सा थोड़ा घबराया था कि भले ही चैनल के ग्रो होने के साथ बीयंग ताकतवर हो गया था, पर वो उम्मीद कर रहा था कि बीयंग उस पर गुस्सा ना हो, क्योंकि यह सारा प्लान उसने उसे बताए बगैर किया था। पर यहाँ पर इमोशनल हुआ बीयंग डोक्सा से पूछ रहा था कि क्या डोक्सा अपने सामने वो नजारा देख पा रहा था जो इस वक्त वो देख रहा था। एंड भले ही डोक्सा वो चीज देख तो नहीं पा रहा था, पर वो इमेजिन जरूर कर पा रहा था कि बीयंग के सामने इस वक्त ढेरों कॉन्स्टेलेशंस के नोटिफिकेशंस थे और उनके सब्सक्रिप्शंस, जो देखकर वो दोनों ही काफी खुश थे। और थोड़े टाइम बाद डोक्सा उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था, पर बीयंग उसे किसी को भी ना छूने को कहता है और चिंता में पूछता है कि क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि डोक्सा ने कॉन्स्टेलेशंस को कह दिया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद वो उनमें से किसी एक कॉन्स्टेलेशन को चूज करेगा। और बीयंग के ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गए थे। और बीयंग के साथ जब डोक्सा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो थी कोई भी स्पॉन्सर ना चूज करने की। पर डोक्सा बताता है कि टाइम आने पर वो उसके बारे में भी सोच लेगा। और फिर वो बीयंग से चुपचाप अपना रिवॉर्ड मांगता है, क्योंकि अब उसने डोक्सा को तो भगा दिया था, तो रिवॉर्ड देने की अथॉरिटी अब बीयंग के हाथ में थी। और रिवॉर्ड लेने के बाद वो वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी दुनिया में। और वहां से बाहर निकलते आते उसने वो ट्रिपल एस ग्रेड का सब कोट डाल रखा था, जो कि व्हाइट कलर का था और उस पर सूट भी कर रहा था। एंड इसी बात से तो हां जुएंग इरिटेट होकर पूछती है कि क्या डोक्सा यो जंगो के साथ मैचिंग करने की ट्राई कर रहा था, कि अब दोनों के पास सिमिलर से कोट थे। पर डोक्सा समझाता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, क्योंकि उसे भी एक कोट ही चाहिए था और डिजाइन सिर्फ यही था, और कलर भी पहले उसे ब्लैक चाहिए था पर उसे मिला ही नहीं। और ये बातें सुनकर तो डीमो लाइक जज ऑफ फायर की आंखें खुशी में चमक गई थी, क्योंकि उस लॉन्डिया कॉन्स्टेलेशन के अलग ही शौक थे। परंतु डोक्सा ने वो सब स्पेस कोट इसलिए लिया था ताकि उसे आइटम स्टोर करने में आसानी हो पाए। और ये आइटम न जाने ट्रिपल एस ग्रेड की थी। और फिर डोक्सा यो जंगो को देखने लगता है कि ये हरामी जिंदा था या फिर मर गया, पर देख के लग रहा था कि वो काफी जल्दी रिकवर हो रहा था। और फिर डोक्सा हान जुएंग को बताता है कि उन्हें फटाफट यहाँ से जाना होगा, उससे पहले ये हरामी जाग जाए। एंड फिर एक जगह पर आकर डोक्सा उन आंखें वाले प्लांट्स को काटने लगता है, और वो भी खाने के लिए। पर हान जुएंग इसे खाना तो नहीं चाहती थी, परंतु क्योंकि उनके पास खाना मौजूद नहीं था तो ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिंदा इंसान तो वो खा नहीं सकते थे। परंतु उस प्लांट को काट कर डोक्सा उसकी बहुत ही सही कुकिंग करता है कि उसकी स्मेल भी एकदम टेस्टी आ रही थी। और साथ ही साथ डोक्सा ने उसका सूप भी बनाया था, क्योंकि उसके मीट और सूप को साथ ही खाया जाता था, वरना बंदा बाद में थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता था। एंड जब हान जुएंग उसे खाकर देखती है कि उसे खाते ही उसे डोक्सा की मजबूरी में तारीफें करनी पड़ती हैं। और कुछ कॉन्स्टेलेशन से
देखते ये खाने को देखकर मुंह में पानी आ रहा था। कुछ डोक्सा की रेसिपी लिख रहे थे और कुछ उसकी तारीफें कर रहे थे। कभी कभार सोचता हूँ डोक्सा के कॉन्स्टलेशंस तो मेरे कॉन्स्टलेशन से भी ज्यादा नल्ले हैं। एनीवेज, पर हान डोक्सा से पूछती है कि क्या यो जंगक्योक को उस ली सियोल्फा लड़की के साथ छोड़ना सही था, क्योंकि दरअसल डोक्सा यो जंगक्योक को ली सियोल्फा को पकड़ाया था ये कहकर कि उसे यो जंगक्योक को गाइपोंग डिस्ट्रिक्ट लेकर जाना होगा और वहाँ की मिलिट्री बेस के यूनिट 5603 में उन्हें एक बेचारा सोल्जर मिलेगा और यहाँ पर शायद वो ली ह्योन संग की बात कर रहा था। और डोक्सा ने यो जंगक्योक को ली सियोल्फा के साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि इस टर्न में बिना पैरासाइट के ली सियोल्फा अब सेंट ऑफ हीलिंग कहलाई जाएगी। और वो टेस्टी मीट खाता हुआ वो यो सांगा को बताता है कि वो अब उठ सकती है, क्योंकि वो जानता था कि वो अब तक उठ चुकी होगी। पर कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो साफ साफ बताता है कि वो सारा खाना खा लेंगे अगर यो सांगा नहीं उठी तो। एंड ऊपर से ये काफी टेस्टी भी था। एंड ये सुनकर फटाफट यो सांगा भी उठ जाती है क्योंकि वो भी काफी टाइम से भूखी थी। एंड क्योंकि अब हान सुएंग ने अपना हिस्सा खा लिया था तो वो उसे थोड़ी देर बाद घूम कर आने के लिए कहता है ताकि यो सांगा खाते वक्त अनकंफर्टेबल ना हो। और उसके जाते ही यो सांगा दबाकर तेजी से खाना ठूसने लगती है क्योंकि खाना भी काफी स्वादिष्ट था और वो कब से ही भूखी थी। और अब डोक्सा के सामने वो बिल्कुल वैसा बिहेव कर रही थी जैसा कि वो हमेशा से करती थी। और ये सभी सिनारियों उसके शुरू हुए अभी तक 1 महीना ही हुआ था, पर यो सांगा जैसी लड़की के लिए भी काफी चीजें बदल गई थी, जिसके चलते जबरदस्ती ही सही पर उसे भी बदलना पड़ रहा था। और अपने किए गए कर्मों से कोई भी पीछे नहीं हट सकता था कि डोक्सा से बताता है यो सांगा, ये हर लड़ाइयाँ या ये हर सिनारियोस इनमें से तुम्हारी किसी पे भी गलती नहीं थी। चाहे इस वक्त दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा हो या कुछ भी तबाही मच रही हो, पर तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो बात सुनकर इमोशनल यो सांगा भी रो पड़ी थी क्योंकि ये बीते हुए टाइम में उसने अपनी तौर से भी बहुत कुछ सह लिया था। और फिर टाइम बाद खाना खाने के बाद यो सांगा भी सो गई थी और बैठा हुआ डोक्सा सोच रहा था कि 5वें सिनेरियो को चालू होने में सिर्फ 1 हफ्ता ही पड़ा था और उन्होंने पहले से 2 डिजास्टर्स को तो टाल दिया था। और वेस्ट में उसने यो जंगक्योक को भेज दिया था और नॉर्थ को संभालने के लिए वो लेडी पहले से मौजूद थी। तो उन सभी को जो मेन फोकस करना था वो था सभी का सेंटर का डिजास्टर। कि तभी उस सोती हुई यो सांगा को डोक्सा उसे अपनी असली पहचान बताने को कह रहा था और उससे पूछ रहा था आखिर कितनी देर तक मुझे इग्नोर करोगे। मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो, पर इतना तो पक्का है कि तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो। और यहाँ पर डोक्सा ने जानबूझकर यो सांगा को खाने के साथ सूप नहीं दिया था ताकि यो सांगा थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाए और फिर अपनी तलवार को यो सांगा पर करता। डोक्सा धमकाता साफ बताता है कि अपने मतलब को पूरे करने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकता था। और यहाँ पर वो धमकी और किसी को नहीं बल्कि यो सांगा के स्पॉन्सर को दे रहा था। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा प्यारा इनकारनेशन तुम्हारे सामने ही मारा जाए तो बेहतर होगा अपनी पहचान यहीं पर दिखाने का। और तभी वहाँ पर एक बहुत सी तेज रोशनी प्रकट होती है और सीधा जाकर यो सांगा के शरीर में एंटर कर जाती है। पर फोर्थ वॉल स्किल की वजह से डोक्सा को इस चीज का भी ज्यादा बड़ा मेंटल शॉक नहीं लगता और यो सांगा भी इसके सामने उठ गई थी जिसके अंदर पहले से वो कॉन्स्टलेशन एंटर कर चुका था और साफ साफ डोक्सा को बुला रहा था। और डोक्सा भी इस कॉन्स्टलेशन के बारे में पहले से जानता था क्योंकि उसके सामने इस वक्त एक नहीं बल्कि ओलंपस के कई कॉन्स्टलेशन यो सांगा के शरीर में मौजूद थे। दरअसल फेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में कॉन्स्टलेशंस 2 तरह में बट रखे थे। पहले तो वो आजाद कॉन्स्टलेशंस थे जिनका किसी से भी कोई नाता नहीं था, और या तो फिर कोई ऐसे कॉन्स्टलेशंस जो कोई स्पेशल नेबुला से बिलोंग करते थे। वो फेमस नेबुलास जिनकी कहानी धरती में भी मानी जाती थी मिथोलॉजीज के तौर पर। यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी से एस्गार्ड के कॉन्स्टलेशंस थे और बाइबलिकल माइथोलॉजी से एडन के। और डोक्सा के सामने जो कॉन्स्टलेशन था वो ओलंपस के नेबुला से बिलोंग करता था और वो कॉन्स्टलेशन डोक्सा को काफी एटीट्यूड दिखा रहा था। पर डोक्सा से साफ बताता है ज्यादा भी हवा में मत उड़ो, तुम अभी एक असली भगवान तक भी नहीं हो क्योंकि अर्ली सिनेरियोस में सीधा ओलंपियन गॉड्स यहाँ पर नहीं आ सकते। इसलिए बातचीत करने के लिए उन्होंने तुम जैसे को भेजा, ज़ाइबरनेथ की अबैंडन्ड लवर। और ये ओलंपस की कॉन्स्टलेशन एरियाडेन थी और एरियाडेन को डोक्सा का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और गुस्से में जब वो अपनी ताकत को एक्टिवेट करने लगी थी वहाँ पर बहुत जोर जोर से बिजली कड़कने लगी थी जिसे देखकर वो भी रुक गई थी क्योंकि वो और डोक्सा दोनों ही जानते थे कि वो खुद इनकारनेशन की बॉडी में आकर किसी दूसरे इनकारनेशन पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि ये करने की सजा बहुत ही बड़ी थी। और डोक्सा साफ बताता है कि एरियाडेन के पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि आउटर गॉड्स ने उसे ढूंढ लिया था। एंड बेशक ये उसके लिए हैरानी की बात थी कि डोक्सा को आउटर गॉड्स के बारे में भी कैसे पता था और उन दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे। इसलिए डोक्सा बताता है कि वो एरियाडेन से 3 क्वेश्चन पूछेगा और बदले में वो भी 3 क्वेश्चन पूछ सकती थी। और यहाँ पर वो 3 क्वेश्चन एक्सचेंज करने की बात कर रहा था जो कि कॉन्स्टलेशंस में यूजुअली किया जाता था आपस में इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर करने के लिए। और साथ ही
स्टेट में झूठ नहीं बोला जा सकता था, इसलिए डोक्सा ने ये रिकमेंड किया था। और थोड़े नखरे करने के बाद एरियाडेन भी वो करने से मान जाती है और उन दोनों के शरीरों के ऊपर 3 बैलेट बलून से आ गए थे और इसकी कंडीशंस थी कि यहाँ पर झूठ नहीं बोला जा सकता था और दोनों पार्टीज के व्यक्ति एक एक क्वेश्चन का जवाब देने से मना कर सकते थे। और पहला बैलेट डोक्सा अपना यूज करता उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर उसने योसांका की बॉडी को पोसेस क्यों कर रखा था, क्योंकि उन सभी का बेस तो दुनिया के दूसरी तरफ था और वो तो दूसरे सिनेरियोस में बिजी होने वाले थे। तो आखिर वो कॉन्स्टेलेशंस यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर वो बताती है कि वह इस दुनिया की सिंगुलैरिटीज को मॉनिटर कर रहे थे। और अपने पहले क्वेश्चन का जवाब उसने इस तरह से दिया था जिससे डोक्सा को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था, पर उसका क्वेश्चन फिर भी पूरा हो गया था। और अब एरियाडेन क्वेश्चन पूछती है कि आखिर डोक्सा की असली पहचान क्या थी, जिस बात पर वो भी चालाकी से बताता है कि वो उन सिंगुलैरिटीज में से एक था जिससे वो लोग इतने टाइम से मॉनिटर कर रहे थे। और डोक्सा के समझदारी की बात से उसे इतना भी पता चल गया था कि वो उन सिंगुलैरिटीज में से एक था और उसने एरियाडेन का एक क्वेश्चन भी पूरा कर दिया था। और वो थोड़ी अनॉयड तो बेशक थी क्योंकि डोक्सा ने उसका मेथड उसी पर यूज किया था। और यहाँ पर एक कॉन्स्टेलेशन डोक्सा की इस चालाकी को काफी इंजॉय कर रहा था। और दूसरा क्वेश्चन डोक्सा पूछता है कि आखिर सिंगुलैरिटीज होती क्या थी, और वो उसे जवाब अच्छी तरह से देने को कहता है। और वो बताती है कि उसके बारे में बात होती है जिसके बारे में प्रोफेसी में लिखा हुआ था। और पहले तो डोक्सा के बारे में प्रोफेसी में कहीं भी नहीं लिखा था और उसकी तलाश सिर्फ कोइंसिडेंस से हुई थी। और जिसकी तलाश वो यहाँ पर करने आए थे वो कोई और था जिसके कंधे पर भविष्य का बहुत बड़ा बोझ था, जिसका होना भी चीजों को बनाता और तबाह करता था। और उस व्यक्ति को सिंगुलैरिटीज में माना जाता था। और यहाँ पर घुमाकर योजुंग्यो की बात हो रही थी जो वापस टाइम में रिग्रेस हो सकता था। और अब ये समझने के बाद एरियाडेन अपना अगला क्वेश्चन पूछती है कि आखिर आने वाले स्पॉन्सर सिलेक्शन में डोक्सा कौन से कॉन्स्टेलेशन को चूज करने वाला था। और ये सुनकर कई कॉन्स्टेलेशंस बस अपने नाम कह रहे थे कि काश डोक्सा उन्हें चूज करे, पर डोक्सा इस बात का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए वो उस बात का जवाब देने से मना कर देता है। और उसके बाद फिर वो अपना लास्ट क्वेश्चन पूछती है कि आखिर डोक्सा को कैसे पता था कि वो लोग उसे मॉनिटर कर रहे थे। और यही क्वेश्चन वो रिजेक्ट ना कर पाए, इसलिए एरियाडेन ने वो पहला कॉन्स्टेलेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। एंड इसलिए डोक्सा ट्राई करता उसे बताता है कि उसने एक नॉवेल पढ़ी थी एंड वो इस बात से उस क्वेश्चन को टालना तो चाहता था, पर एरियाडेन के लिए उसकी बात का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए वो उस क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर खत्म नहीं होता। इसलिए अब डोक्सा अपना आंसर चेंज कर बताता है कि उनकी जगह कोरिया में ओलंपियन मिथोलॉजी के बारे में काफी बताया जाता है और उनकी कंट्री में उनकी मिथ्स इतनी पॉपुलर थी कि उनके ऊपर पॉपुलर कार्टून भी बन रखे थे और बच्चों को भी उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। और डोक्सा को ये भी पता था वो आधा बंदा आधा बुल मॉन्स्टर एरियाडेन का वो लवर जिसने उसे छोड़ दिया था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था। एंड ये बातें सुनकर एकदम शौक वो बस डोक्सा को चुप करने को कहती है, वरना न जाने वो सभी कॉन्स्टेलेशंस को उसके क्या क्या राज बता देता। और अब बारी थी डोक्सा के लास्ट क्वेश्चन की, जिस पर वो पूछता है कि आखिर उस प्रोफेसी में क्या लिखा था जो उन्हें मिली थी। और एरियाडेन उस बात का जवाब नहीं देती और उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है। और अब दोनों के 3-3 क्वेश्चंस पूरे हो गए थे, पर दोनों को एक दूसरे से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। पर अब फिर भी डोक्सा को अच्छे से उनका अंदाजा तो हो गया था कि आखिर वो उस पर नजर क्यों रख रहे थे। और यहाँ पर एरियाडेन ये बताती जाने लगती है कि उसके पति को डोक्सा की कहानी से काफी मजा आ रहा था, पर वो मजा भी जल्दी खत्म होने वाला था क्योंकि उसके यहाँ पर आने की एक वजह थी। और वो डोक्सा को धमकी देती है उनके प्लान के बीच में नहीं आने का, क्योंकि वो इस दुनिया को तबाह होने से रोक रहे थे और ये लड़की योसांका उस तबाही को रोकने में उनके काम आने वाली थी। और डोक्सा जानना तो चाहता था कि ओलंपियंस ने यहाँ पर योसांका को चूज क्यों किया, बट वो बार बार फेट करी जा रही थी। और वो डोक्सा को ये बताती है कि अगर तबाही का समय आने पर उसने सही साइड को चूज नहीं किया तो बस वही उसका अंत होगा और उसकी टाइम लिमिट वहीं पर खत्म हो जाती है। और पेनल्टी के तौर पर योसांका के शरीर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर डोक्सा फटाफटा कर उसे पकड़ लेता है। पर इस वक्त वो आसमान में नहीं देख सकता था क्योंकि आसमान में पेनल्टी देने के लिए एक आउटर गोट आ रखा था। और अगर यहाँ पर डोक्सा पूरी तरह ऊपर देखता तो उसकी फोर्टफॉल स्किल का भी उसे बचाना मुश्किल हो सकता था। और वो सिर्फ फोर्टफॉल से बचा हुआ था, वरना अभी तक एक नॉर्मल व्यक्ति उसे देखकर पागल हो जाता। पर फिर भी डोक्सा की नजरें थोड़ी थोड़ी उतर थी और वो भयानक नजारा देखता वो सोच रहा था कि भविष्य में जाकर उसे इनसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में ऐसे सिनेरियोस आने वाले थे, रैग्नारॉक, गिगांटोमाचिया और ऐसे और ये सभी ऐसे सिनेरियोस थे जो तबाही लेकर आती हो। और उसे नहीं पता था कि एरियाडेन कौन से सिनेरियो की बात कर रही थी और कौन सी आने वाली तबाही की। पर एक चीज पक्की थी कि एक ऐसा हादसा घटने की तैयारी हो रही थी जो कि डोक्सा की नॉलेज से भी बाहर थे। एंड ऐसा ही थोड़ा थोड़ा डोक्सा भी चाहता था, क्योंकि अगर इस कहानी में भी सब कुछ नॉवल की तरह चाहता तो वो अपनी जिंदगी में वो एंडिंग तक कभी नहीं पहुंच पाता जहां तक वो पहुंचना चाहता था। क्योंकि यहाँ पर डोक्सा को नॉवल की एंडिंग पर नहीं पहुंचना था, बल्कि अपनी कहानी को बनाना था, एक ऐसी कहानी जो किसी भी मिथोलॉजी से कम नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक तरफ हमें पता चलता है कि म्योंगलसांग के जागने पर उससे लियाकोन तो मारा गया था, पर पैरासाइट होने की वजह से आंटीनस तब भी जिंदा थी, जिसने मौका पाकर फटाफट उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। और वो लियाकोन का शरीर लिए बस वहां से भाग रही थी। और क्योंकि लियाकोन का शरीर भी घायल था, वो एक नए होस्ट की तलाश कर रही थी कि तभी उसे आसमान से उसी
आए गए आउटर गोड का प्रेजेंस महसूस हो रहा था और तभी उसे अपने सामने जंगल में एक बच्चा दिखता है जो कि और कोई नहीं छोटा गिलियंग था। और वो समझ जाता है कि आंटीनास एक इंसेक्ट थी और वह न जाने क्यों पहले से बहुत ज्यादा साइको लग रहा था। दूसरी तरफ डोक्सा की आंख खुलती है और क्योंकि गलती से उसकी पूरी रात को ओमनिशिएंट रेडर व्यू पॉइंट्स के लिए ओपन रह गई थी, वो गिलियंग और लियाकुन वाला पूरा सीन देख पाया था। और फिर डोक्सा के पूछने पर हान सुएंग उसे बताती है कि यो सांगा भी स्काउटिंग करने गई थी और अब उन सभी का आगे का प्लान क्या था, जिस पर डोक्सा बताता है कि वो आगे के सिनेरियो का वेट करेंगे। पर हान सुएंग को लगता नहीं था कि डोक्सा बिना प्लान के रेडी होगा, क्योंकि वो जानती थी वो कितना ज्यादा कमीना है, क्योंकि सिनेरियो के चालू होने में 5 दिन पड़े थे और योजंग वेस्ट को संभालेगा, वो वॉन्डर्स लेडी नॉर्थ वाले को 2 पहले से टल चुके हैं, तो सेंटर वाला कौन संभालेगा। जिस पर डोक्सा बताता है कि बेशक वो सभी मिलकर उसे संभालेंगे, पर हान सुएंग उसे बताती है कि सेंटर वाले डिजास्टर को निपटाने का एक आसान तरीका भी तो था। तो आखिर डोक्सा कौन सा तरीका चूज करने वाला था। पर उनकी बात आगे बढ़ने से पहले वहाँ पर डोक्सा को आवाज लगाती सांग आ जाती है और हान सुएंग ये देखकर चिढ़ जाती है कि जब भी यो सांग आती थी डोक्सा का चेहरा फिर से मुस्कुरा जाता था। और फिलहाल के लिए वो उस जगह से आगे बढ़ने का सोचते हैं और रास्ते में ग्रेड 6 के मॉन्स्टर से वो साथ में मिलकर लड़े थे। और जैसा डोक्सा ने बता रहा था वो सभी भी बिल्कुल वैसे अच्छे से टीम में काम कर रहे थे। और डोक्सा ने अपने 2 ऑब्जेक्टिव बताता है। पहला था गोंग पिल्लू को ढूंढना, जैसे हान रिवर के पास देखा गया था, और दूसरा काम था मॉन्स्टर्स को मारकर कॉइंस कलेक्ट करना। और डोक्सा को ये काफी कमाल की बात लगती है कि वो तीनों ही मिलकर अब ग्रेड 6 के मॉन्स्टर्स को भी मार पा रहे थे। और फिर डोक्सा यो सांगा को बुलाकर उसे बताता है कि ज्यादा करे कि स्टिग्मा का ज्यादा इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टिग्मास का एक बार इस्तेमाल करेगी तो उसका शरीर उन्हें ज्यादा नहीं सह पाएगा, जैसे उसकी जिंदगी भी रिस्क में आ सकती है। और डोक्सा को लगा था कि शायद उन अराबी ओलंपियंस ने यो सांगा को इस नुकसान के बारे में जानबूझकर नहीं बताया था। और ये जानकर कि डोक्सा को उसकी चिंता थी, जो सांगा इस बात से काफी खुश थी, पर वो इस नुकसान के बारे में भी पहले से जानती थी। और वो डोक्सा को बताती है कि इस नई दुनिया में वो एकदम बेफालतू हो गई थी। उसकी की गई पढ़ाई टॉप स्कोर्स इस दुनिया में किसी के भी काम के नहीं थे और इसीलिए कुछ कर कर अपने तरीके से भी वो अपने आप से ताकतवर बनना चाहती थी। और डोक्सा का ध्यान था उसके हाथों पर, जो पहले इतने नाजुक हुआ करते थे, अभी उन्हीं हाथों पर इतने सारे घाव और खून इकट्ठा हो रखा था। एंड डोक्सा देख ही पा रहा था यो सांगा जैसी लड़की जो कि नोबल में भी नहीं थी और एकदम भोली भाली थी, आज वो पहले से कितनी बदल गई थी कि तभी इस गलत टाइमिंग पर डोक्सा को एक मैसेज आता है। और डोक्सा हैरान होकर वो मैसेज पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पास तो नेटवर्क होना ही नहीं चाहिए था। और वो मैसेज देखता है और किसी का नहीं हान डोगुन का आ रखा था और उसे ने अपनी स्किल की वजह से नेटवर्क लाया था। और वो डोक्सा को बता रहा था कि वो इस वक्त योंगसान डिस्ट्रिक्ट में थे और गिलियंग भी उनके साथ ही था। और ये काफी अच्छी खबर थी कि डोक्सा को अब गिलियंग की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और ओआरवी की वजह से डोक्सा को पहले से पता था कि ली होन संग और जंग हिवन कहाँ पर थे और अब मेन काम जो उन्हें करना था सभी को मिलना। और ये बात जाकर डोक्सा यो सांगा को भी बता देता है और साथ ही साथ बताता है कि उन्हें यहाँ से रिवर को क्रॉस कर जाना पड़ेगा। पर हान सुएंग उसका ध्यान खींचती बताती है कि वहाँ से जाने का ब्रिज टूट गया था और पानी में इतने विशाल बड़े बड़े ये मॉन्स्टर्स थे, तो आखिर इस रिवर को पार करने का क्या रास्ता था। एंड ये पानी में रहने वाले मॉन्स्टर थे तो ग्रेड 7 के, जिसे डोक्सा की टोली हरा सकती थी, पर प्रॉब्लम थी उनके ढेरों नंबर्स और वो थे भी पानी के मॉन्स्टर्स, तो समुद्र में जाकर मछली को चुनौती देना एक बेवकूफ वाली बात थी। और उसी जगह पर पीछे मुड़कर वो पाते हैं कि कई लोग उनकी तरफ मदद की आस में बढ़ रहे थे और ये लोग भी शायद बॉन्डर्स ही थे। और हान सुएंग तो उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार रेडी कर लेती है, पर उससे बिल्कुल उल्टा यो सांगा बचा बुचा खाना निकालती उन लोगों को देने के लिए जाने लगती है। पर हान सुएंग उसे रोकते हुए बताती है कि यहाँ पर ऐसे इंसान ही हैं जिनकी वजह से अपोकलिप्स और भी बिगड़ता है, तो यहाँ पर यो सांगा को फालतू में ही दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। पर सांगा उससे बताती है कि इस वक्त उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इन तड़पते लोगों को इनकी तड़पने से हटाने के लिए इन्हें सभी को मार सकती थी, और वैसे ही एक दूसरा रास्ता था इन्हें अपना बचा गया खाना देखकर इन्हें जिंदा बचाने का। एंड फिर वो जाकर उन लोगों को खाना बांटने लगती है, जिससे डोक्सा को भी मोटिवेशन आता है और वो भी जाकर अपना बचा कुचा खाना बांटने लगता है। और मदद करते करते उससे काफी नोटिफिकेशन आ रहे थे लोगों के शुक्रगुजार होने के। और हान सुएंग एकदम गुस्से में कि डोक्सा सच में कितना बड़ा दोगला था, कभी वो हान सुएंग की तरह मतलब ही था तो कभी यो सांगा की तरह भला करने वाला आदमी। और वो दोनों ही यो सांगा की तरफ देखकर सोच रहे थे कि सच में ऐसी भोली भाली और अच्छी लड़की सिर्फ नॉवल या मानवा वगैरह की दुनिया में ही हो सकती थी। और इस दुनिया में आने से पहले ही डोक्सा को भी लगता था कि यो सांगा सच में किसी नॉवल की हीरोइन की तरह लगती थी, और आज उसकी ये बातें प्रूव भी आ रही थी। और शायद यो सांगा की ये भले करने की वजह से ही डोक्सा भी कभी कभार अच्छे काम कर लिया करता था। और तभी वहाँ पर भागते हुए एक छोटी प्यारी सी लड़की आती है जो किम डोक्सा को उन सभी को खाना देकर उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया करती है। और उस समझदार अकेली बच्ची को देखकर डोक्सा भी उससे बातें करने लगता है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे
बारे में पूछता है, पर वो लड़की बताती है कि उसके दोनों ही पेरेंट्स पहले ही मारे जा चुके थे, जिससे डोक्सा काफी सरप्राइज था कि उसके जैसी बच्ची भी 5 में सिनेरियो तक अकेली बच पाई थी। और ऐसा वेज ऑफ सर्वाइवल में करना तो नामुमकिन के बराबर था। और ऐसा काफी स्पेशल केसेस में हुआ था कि तभी वेज ऑफ सर्वाइवल से उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने जो बच्ची मौजूद थी वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी, बल्कि नॉवल की एक कैरेक्टर थी, वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिससे रिलेटेड आगे का ये सारा डिजास्टर था। और उससे पहले हान सेयोंग इस बात को नोटिस कर लेती। डोक्सा उससे बातें वगैरह कर उसे वहाँ से भेज देता है। और फिर रात के वक्त जब वो तीनों कैंपिंग करते वक्त खाना खा रहे थे, हान सेयोंग उन दोनों को समझा रही थी कि जिन लोगों की उन्होंने अभी मदद की थी वो पक्का उन्हें धोखा देंगे और उनके पीछे आएंगे, इस उम्मीद में कि वो उन्हें लूट कर उनके वेपन्स वगैरह ले पाए। और उसके मानने से यहाँ पर कोई भी लोग अच्छा नहीं होता और सभी बस एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। पर डोक्सा और सांगा इस बात के खिलाफ थे। और फिर 1 घंटा बीत जाता है और खाना खा रहे हान सेयोंग अभी भी जिद पर अड़ी थे कि वो लोग पक्का भूख से यहाँ पर आते ही होंगे। और फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। सांगा और डोक्सा बातें कर रहे थे कि हान सेयोंग इंतजार कि वो कब आएंगे। और फिर 3 घंटे बीत जाते हैं और हान सेयोंग बस सोच रही थी, आ जाओ सालो, अब कितना कर इंतजार करवाओगे। और फिर 4 घंटे बीतने के बाद फाइनली उन्हें अपने दरवाजे से किसी के आने की आवाज आती है। और हान सेयोंग इससे एकदम खुश हो जाती है कि फाइनली वो सच्ची थी, वो लोग उन्हें मारने आ ही गए। पर वहाँ पर जो आया था वो वही पहले वाली छोटी लड़की थी जो कि डोक्सा और बाकियों के लिए ब्लैंकेट लेकर आई थी, ताकि रात के वक्त ठंड से उन्हें बुखार ना हो जाए। और इस चीज को देखकर डीमन लाइक जज ऑफ फायर काफी खुश होती है और 2000 को स्पॉन्सर करती है, जो आप भी मुझे कर सकते हैं सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर। वेल, मेरे कॉन्स्टलेशंस गरीब है, अंडरस्टैंडेबल। लगता है मुझे भी डोक्सा जैसे कॉन्स्टलेशन ढूंढने ही पड़ेंगे। और खुश होती सांगा भी उस लड़की के पास जाती है, उसे बताती है कि वो इन ब्लैंकेट्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि वो लड़की यहाँ पर अकेली आई थी तो रात को यहाँ पर अकेले रहने में काफी खतरा था, तो इसलिए आज रात वो उनके साथ यहाँ पर रुक सकती थी। पर वो लड़की इस बात पर मना करती है क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और फिर वहाँ से बाय कर वो जाने लगती है कि तभी हान सेयोंग सब कुछ नोटिस करती। उस लड़की के रास्ते में चाकू फेंकती, उसका रास्ता रोकती बताती है कि वो लड़की यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती थी। और वो भी वो बात समझ गई थी जो कि पहले डोक्सा ने समझी थी कि ये लड़की आगे बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और सांगा एकदम गुस्से में उससे पूछती है कि वो जानती थी हान सेयोंग पहले ही बावली थी, पर एक छोटी बच्ची पर हमला करना बहुत ही हद से ज्यादा था। और यहाँ पर हान सेयोंग डोक्सा की तरफ देखकर उससे पूछती है, किम डोक्सा, तुम ये सच पहले से जानते थे ना जब तुमने सुबह इस लड़की से बात की थी, पर आखिर तुम फिर भी शांत कैसे बैठ गए। एंड वो खुद उस लड़की की तरफ जाने लगती है। ये बताती कि अगर डोक्सा एक बच्चे को नहीं मारना चाहता, क्योंकि डोक्सा और सांगा अच्छे लोगों का रोल करते हैं, तो एक विलन होने के नाते ये काम वो कर देगी। पर सांगा उसके रास्ते में आकर उसे रोक रही थी और गुस्से में हान सेयोंग उसे अपने रास्ते से पीछे हटने को कह रही थी। पर सांगा उससे पूछती है कि वो एक आम लड़की को क्यों मारना चाहती थी। एंड जिससे और भी चिढ़कर हान सेयोंग डोक्सा को सब कुछ समझाने को कह रही थी, वरना वो यो सांगा और इस लड़की दोनों पर हमला कर देगी। और फिर डोक्सा भी फैसला लेता उन सभी को बताता है कि आज से आने वाले 5 दिनों में ये बच्चे पूरे सियोल को तबाह करने वाली थी, क्योंकि ये बच्चे 5th सिनेरियो का लास्ट डिजास्टर थे। वो डिजास्टर जो कि सबसे खतरनाक था, इसमें सबसे ज्यादा जिंदगियां जाने वाली थी। पर उस रात फिर भी उस बच्ची को मारने का फैसला नहीं लिया गया था, क्योंकि यो सांगा और डोक्सा दोनों उन बच्ची को नहीं मारना चाहते थे, जिससे चिढ़कर अपने मूड को ठीक करने के लिए हान सेयोंग वहां से चली गई थी। और ये आने वाला 5वां डिजास्टर ऑफ ब्लड्स सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा ट्रेजिक था। और यहाँ पर उन्होंने उस लड़की का पंचर पॉइंट प्रेस कर उसे सुला दिया था। और यो सांगा डोक्सा से पूछ रही थी कि क्या ये लड़की म्योंगल संग जैसा ही डिजास्टर थी, जिस पर डोक्सा बताता है कि उसकी जैसी ही पर सेम नहीं। और यो सांगा बता रही थी कि ये भोली वाली लड़की सच में बिल्कुल भी एक डिजास्टर की तरह नहीं लगती थी और ना ही ऐसा करने का इसका कोई मतलब था। तो आखिर आने वाले 5 दिनों में ये आखिर ऐसा क्यों करेगी। और हम उस लड़की की कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख पाते हैं। और उस लड़की का नाम शिन यो सेयोंग था, जिसकी उम्र 11 साल की थी और उसका फिलहाल कोई भी कॉन्स्टलेशन नहीं था। और सांगा डोक्सा से पूछती है कि ये लड़की तो कोई मेटेरॉइड से भी नहीं निकली, तो आखिर फिर ये डिजास्टर कैसे हो गई। जिस पर डोक्सा बताता है कि ये लड़की कोई मेटेरॉइड से नहीं निकली, बल्कि ये धरती पर पैदा होकर पली गई एक नॉर्मल इंसान थी। और आने वाले 5 दिनों में भी ये इंसान ही रहेगी, क्योंकि 5 दिनों में जो डिजास्टर आने वाला था वो ये लड़की खुद नहीं होने वाली थी, बल्कि इस बच्ची का भविष्य का सेल्फ होने वाला था, जो कि इस वक्त पे उस मेटेरॉइड में बंद था। और ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसे यो जंगयोक भी नहीं टाल सकता था। और डोक्सा उन नॉवेल्स की लाइंस को याद कर रहा था, जब यो जंगयोक के दिल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। वो एक ऐसा घाव था जैसे वो पेनिशियस स्किल के बगैर ठीक नहीं कर सकता था। और उसी के साथ वो अपने सामने उस डिजास्टर शिन ह्यूसेंग को कह रहा था कि आखिर उसकी सोच क्यों बदल गई। जिस पर शिन ह्यूसेंग ने उसे बताया था, मैं बदली नहीं हूँ कैप्टन, मैं आपकी तरह कोई दूसरी दुनिया के रिग्रेसर नहीं हूँ, बल्कि आपके पिछले रिग्रेशन की तरह मैं अब भी वही कैरेक्टर हूँ। और ये आपका तीसरा रिग्रेशन है ना। मैंने आपको दूसरे रिग्रेशन में चांस भी दिया था, पर आप फिर भी फेल हो गए कैप्टन। मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी ये दुनिया बदल नहीं सकती। कैप्टन और बाकी सभी भी बिल्कुल नहीं बदल रहे। तो तभी काफी सारा सोचने के बाद
शायद इस दुनिया का अंत करना ही सबसे बेहतर है। और नॉवल में ये सारा सीन हुआ था जिसे डोक्सा एक बार अच्छे से याद करने के लिए फिर से पढ़ा था कि तभी पीछे से हान सुंग आकर पूछती है कि आखिर वह खाली स्क्रीन को क्यों देख रहा था, और फिर उसे बताती है कि इस तीसरे रिग्रेशन में यो जंगुक डिजास्टर को रोकते मारा ही जाने वाला था, पर वो फिर भी पूरी तरह से मरा नहीं था। और यहाँ पर हान सुंग का पॉइंट ये था कि उस डिजास्टर से सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन के बराबर था। और यहाँ पर स्टोरी का वो कैरेक्टर किम नामबुन भी बहुत ज्यादा जरूरी था, पर डोक्सा ने तो उसे पहले ही मार डाला था। और उसके मारने से यहाँ पर उस बच्चे को मारना और इस बात से कई कॉन्स्टेलेशन भी कंफ्यूज थे। और डेमन लाइक जज ऑफ फायर भी डोक्सा के समझदार डिसीजन का वेट कर रही थी कि तभी सांगा आकर डोक्सा को बताती है कि चाहे आगे की मुश्किल जितनी भी ज्यादा थी, पर आने वाला भविष्य अभी तक नहीं आया था। और क्या पता अगर वो इस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखे तो आने वाला भविष्य शायद बदल जाए और इसके भविष्य का वर्जन डिजास्टर बने ही ना। पर डोक्सा जानता था कि ऐसी कोशिश यो जंगुक ने भी कई बार की थी। उसने पहले शिन ह्यूसन को ढूंढा था और उसका ध्यान रखा था इस उम्मीद में कि डिजास्टर टल जाएगा, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। एंड उस खाना खा रहे शिन ह्यूसन के पास जाकर डोक्सा उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर अगर वो इस लड़की को मार भी देता तो डोक्सा की मंशा एंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और उससे सेउल की काफी तबाही भी रुकने वाली थी। कि तभी शिन ह्यूसन डोक्सा से पूछती है कि आखिर वो भविष्य में कितनी कर बुरी बन जाएगी, जिस पर डोक्सा बताता है कि शायद पूरे सेउल में सबसे ज्यादा बुरी। जिस पर शिन ह्यूसन बताती है कि वो इस बात को समझ भी सकती थी क्योंकि वो पहले से ही बुरी हो चुकी थी और उसने काफी बुरे काम भी किए थे। और बुरे काम से उसका मतलब था पहले सिनेरियो में ही जिंदा बचने के लिए उसे किसी की जिंदगी लेनी पड़ी थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वरना लोग उसे मार देते या फिर वो खुद मारी जाती। और हर एक सिनेरियो में जिंदा रहने के लिए उसे कुछ न कुछ बुरा काम तो करना पड़ा था। पर हर बार वो ये सोच रही थी कि ये बुरे कर्म कर कर उसका जीने का कोई हक नहीं था। एंड ये बात डोक्सा भी समझ सकता था क्योंकि यहाँ तक अभी तक जितने भी लोग जिंदा थे उन सभी को ही किसी न किसी को तो मारना पड़ा था, पर सभी लोग नहीं थे जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते थे। और शिन ह्यूसन बताती है कि सभी के भविष्य के लिए डोक्सा से मार सकता था क्योंकि अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए वो मरने के लिए रेडी थी। और अगर यहाँ पर डोक्सा इस कहानी का हीरो होता तो शिन ह्यूसन को यहीं पर मार देता, पर वो इस कहानी का हीरो नहीं था बल्कि किम डोक्सा एक रीडर था और उसके सर पर हाथ रखता प्यार देता वो बताता है कि शिन ह्यूसन की मौत उस कहानी में नहीं है और ना ही उस कहानी के अंत में है जिस तक डोक्सा पहुंचना चाहता था। और शिन ह्यूसन भी डोक्सा पर यकीन करना चालू हो गई थी और उसके बारे में डोक्सा की अंडरस्टैंडिंग में बढ़ जाती है। और डोक्सा सोच रहा था कि अगर यहाँ पर ये बच्ची मारी जाती है तो यो जंगुक के किए गए सभी रिग्रेशन बेफालतू हो जाएंगे। और शिन ह्यूसन समझा रही थी कि अगर वो मरी नहीं तो उसकी वजह से और भी कई लोग मारे जाएंगे और क्या पता अगर दुनिया का ही अंत हो जाए तो। पर डोक्सा किसी को भविष्य जानते हुए नहीं मारना चाहता था और वो उसे बताता है चिंता मत करो, इस डिजास्टर को टालने का एक और तरीका है और तुम्हारी मदद से हम वो करने में कामयाब हो सकते हैं। और हान सेंग तो डोक्सा के इस बात से परेशान थे, पर यो सांगा को डोक्सा पर पूरा पूरा भरोसा था क्योंकि वो हमेशा से अनइमेजिनेबल चीजें करता आया था। और शिन ह्यूसन बताती है कि आखिर बिना किसी स्पॉन्सर के वो डोक्सा की मदद कैसे कर पाएगी। कि तभी डोक्सा उसे एक ग्रोथ पैकेज स्पॉन्सर करता है और वो भी एक नहीं बल्कि कई। और वो तो ये देखकर हैरान थी, पर डोक्सा से चिंता ना करने को कहता है क्योंकि कॉइंस के मामले में वो बहुत ही ज्यादा अमीर था। और वो इस लड़के शिन ह्यूसन जो कि भविष्य में 20 लॉट बनने वाली थी उसे अपना इनकारनेशन बनाने वाला था क्योंकि भविष्य में जाकर ये बच्ची पूरी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच में होगी। और वो खड़ी होती डोक्सा से उसकी पहचान पूछती है कि आखिर वो है कौन था और उसकी मदद क्यों कर रहा था। जिस पर डोक्सा बताता है मैं हूँ किम डोक्सा, एक रीडर, और आने वाले इन 5 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर सबसे शक्तिशाली बनने वाली हो। और आखिर डोक्सा का क्या प्लान था इस आगे आने वाले भयानक डिजास्टर को रोकने का, वेल ये जानने के लिए तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम डोक्सा मजे से सो रहा था कि कॉन्स्टेलेशन डेमन लाइक जज ऑफ फायर डोक्सा को बार बार जगा रही थी उसके इनकारनेशन का ध्यान रखने के लिए। एंड फिर डोक्सा भी अपनी गहरी नींद से जाग जाता है एंड देखता है कि काफी कॉन्स्टेलेशंस का उस पर ध्यान था क्योंकि कल ही रात को उसने डिसीजन लिया था एक छोटी बच्ची को अपना इनकारनेशन बनाने का। और डोक्सा समझ भी सकता है कि आखिर ये सभी कॉन्स्टेलेशंस उसकी चॉइस पर इतना डाउट क्यों कर रहे थे क्योंकि डोक्सा सिर्फ एक नाम का स्पॉन्सर था क्योंकि बिना कुछ अच्छे फेवर्स के साथ एक व्यक्ति कुछ अच्छा स्पॉन्सर नहीं बन सकता। पर उसने फिर भी इतने कॉइंस इकट्ठे किए थे कि वो एक हिस्टोरिकल ग्रेड के कॉन्स्टेलेशन से ज्यादा ही अमीर होगा। और यहाँ कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर भी डोक्सा की स्कीमों को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और वो उसे 1000 कॉइन स्पॉन्सर भी करता है। और यहाँ पर डोक्सा सीक्रेटिव प्लॉटर के बारे में काफी क्यूरियस था क्योंकि नोवेल में इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया भी नहीं गया था और इसीलिए डोक्सा को देखकर लगता था कि शायद ये कोई हिस्टोरिकल ग्रेड का कॉन्स्टेलेशन था। पर जितनी स्पॉन्सरशिप वो करता था उससे शायद लगता था कि वो कोई बड़े ही ग्रेड का कॉन्स्टेलेशन है, पर उसकी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा नोन थी जो कि सच में कहानी में आगे जाकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बट वो अभी तक दिखाई भी नहीं गया। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डोक्सा यूजियन को देखता है जिसने एक छोटे मॉन्स्टर पेट को कंट्रोल करते वक्त पहले ही काफी माना बोटल्स को खत्म कर दिया था। कि डोक्सा उसके पास आकर उससे पूछता है कि यूजियन को अभी रेस्ट कर लेनी चाहिए एंड इस चीज की प्रैक्टिस करना वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकती थी, पर वो खुद थोड़ी और देर प्रैक्टिस करना चाहती थी एंड वो फिर से अपनी लेवल 7 की
टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करती है, जो कि इस लेवल के मॉन्स्टर को आसानी से काबू करने के लिए काफी थी। पर न जाने क्यों वो एक बार फिर से उस मॉन्स्टर को टेम नहीं कर पाई थी एंड वो मॉन्स्टर एकदम गुस्सा हो गया था और शायद उन पर हमला भी करने वाला था कि उससे पहले हान सेंग दूर से एक चाकू देखकर उस मॉन्स्टर को मार देती है, क्योंकि वो इरिटेट हो गई थी जो उस मॉन्स्टर की चीख ने उसे उसकी नींद से उठा दिया था। एंड यहाँ पर डॉक्सा देख ही रहा था उसके कैरेक्टर स्टेटस को एंड वो पाता है कि उसके सभी स्किल्स के लेवल काफी अच्छे बढ़ गए थे और उसके ओवरऑल स्टैट्स भी काफी सही हो गए थे, जो कि डेफिनेटली 2 ग्रोथ पैकेज का ही कमाल था। एंड ऐसे बहुत ही कम इनकारनेशंस थे जिनके पास ऐसा पैकेज था, और क्योंकि यूजियन के पास इन्हें टैलेंट था, उसका डाइवर्स कॉम्बिनेशन स्किल कम से कम लेवल 10 पार जाकर एक एडवांस में बदल जाएगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद भी वो एक छोटे मोटे ग्रेड 8 के मॉन्स्टर को भी काबू नहीं कर पा रही थी और यूजियन को लग रहा था कि शायद उसके पास टैलेंट नहीं था। पर डॉक्सा उसके सर को सहलाता इस बात से मना करता है और बताता है कि वो काफी टैलेंटेड थी, क्योंकि वो उस बात का एक्चुअल रीजन जानता था कि यहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल सिर्फ अपने ट्रॉमा की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पहले सिनेरियो में जिंदा बचने के लिए उसे अपनी पेट की जान लेनी पड़ी थी, क्योंकि एक इंसान को मारने के वो काबिल नहीं थी। और यहाँ पर डॉक्सा उसे समझाता भी है कि एक मॉन्स्टर एक पेट नहीं है, तो यूजियन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए यूजियन को यहाँ पर किसी भी पछतावे के साथ बंधा नहीं रहना, क्योंकि ऐसी मुश्किलें तो जिंदगी में अभी भी आएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आगे बढ़ने से पीछे हटेंगे। एंड यहाँ पर यूजियन बताने लगी थी कि अगर वो ताकतवर बन जाएगी तो वो कुछ करना तो चाहती थी, बट थोड़ा सा घबरा कर बिना पूरी बात बताए वो वहां से जाने लगती है, जिस बात से अब थोड़ा डॉक्सा भी चिंतित हो गया था कि एक्चुअली में बेस ऑफ सर्वाइवल में तो ये लड़की यो जंगयो की बहुत बड़ी फैन थी। और इस बात से ज्यादा चिंतित वो क्या हो सकता था, क्योंकि नॉवल में यूजियन की एज के हिसाब से उसे एक छोटी बहन टाइप का रोल दिया गया था और डॉक्सा को डर बैठ गया था कि उसने यूजियन की इतनी ज्यादा मदद की थी, तो क्या होगा अगर यो जंगयो से मिलने के बाद वो बस चुपचाप उसकी पार्टी में चली गई, फिर क्या। इसीलिए बहुत ही तेजी से वो हान सेंग की तरफ आता है और उससे एक बात पूछता है कि ये कोई जरूरी बात तो नहीं है, पर अगर आम नजरिए से देखा जाए तो क्या वो दिखने में थोड़ा बहुत भी हैंडसम दिखता था, और खासकर यो जंगयो की बराबरी में। और हान सेंग भी एकदम कंफ्यूज कि डॉक्सा को अब कौन से दौरे पड़ गए थे जो आज वो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहा था। और यहाँ पर डॉक्सा ने भी कभी भी अपनी लुक्स के बारे में चिंता नहीं की थी, पर इस अलग ही दुनिया में आने के बाद वो जितने भी ज्यादा लोगों से मिलता था सभी को बस यही लगता था कि डॉक्सा की शक्ल कुछ खास नहीं है। पर जब स्कूल लाइफ में वो सेल्फीज लेता था उसके मानने से तो वो हैंडसम ही दिखता था, तो आखिर ये बदलाव आने कब से शुरू हो गए। और यहाँ पर सभी कॉन्स्टलेशंस भी डॉक्सा को तरस की नजरों से देख रहे थे और हान सेंग भी उसे ये बताकर जाने लगती है कि लाइफ चाहे जितनी भी बुरी हो उसे उसका सामना तो करना पड़ेगा। एंड वेल एक्चुअली में गाइस इसका एक काफी खास रीजन है जो कि नॉवल के मानने से काफी आगे है और मानवा की स्टोरी में शायद अभी पता भी नहीं चला। बट वेल आप कमेंट्स कर बताकर देखो कि आखिर बाकियों को डॉक्सा बदला क्यों लगता है। और आल्सो अगर किसी को स्पॉइलर पता है तो प्लीज बिल्कुल मत देना, मजा खराब हो जाएगा। और जिनको नहीं पता तो बस थ्योरीज डालो। और यहाँ पर डॉक्सा ने तो फैसला कर लिया था कि जिस इनकारनेशन को उसने अपनी मेहनत से पाला था वो उसे कुछ भी कर यो जंगयुक से मिलने नहीं देने वाला था। और रात के समय खाना खाने के बाद वो यो सांगा को देखता है जो कि किसी के लिए प्रे कर रही थी। एंड एक्चुअली में पहले उसका कोई रिलीजन तो नहीं था, बट अब वो ओलंपस के गॉड्स के लिए प्रे कर रही थी। और डॉक्सा यो सांगा और यू सेंग को सोने को कहता है क्योंकि आज रात हान सेंग और वो नजर पर रहेंगे। एंड यहाँ पर डॉक्सा यू सेंग की थोड़ी चिंता में था क्योंकि भविष्य में उसकी एबिलिटीज की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके लिए उसे काफी जल्दी इंप्रूव होना पड़ेगा। कि तभी डॉक्सा और सभी को नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने वेस्ट के डिजास्टर को खत्म कर दिया था, यानी यो जंगयुक ने भी अपना काम पूरी मेहनत से कर डाला था। इसका मतलब था कि यो जंगयुक अब तक ली ह्यून संग से मिल ही गया होगा। और यहाँ पर हान सेंग डॉक्सा को आवाज लगाती है कि डॉक्सा साफ बताता है कि वो भद्दी दिखती है। जी हाँ, वो अपना बदला निकाल रहा था। खैर फिर हान सेंग डॉक्सा से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या था, क्योंकि जब भी वो उसे देखती थी डॉक्सा कुछ ना कुछ तो अजीब करता था, जैसे कभी थ्रोन को तोड़ देना, कभी बच्चे को बचा लेना। और वो जानना चाहती थी कि आखिर डॉक्सा चाहता क्या था, जिस पर डॉक्सा बताता है कि एक एंडिंग है जैसे वो देखना चाहता है। और हान सेंग भी बताती है कि वो भी अपनी नॉवल के लिए एक एंडिंग लिखना चाहती थी। कि डॉक्सा हान सेंग से एक जरूरी बात पूछता है कि आखिर हान सेंग ने आखिर वेज ऑफ सर्वाइवल की कहानी को चोरी क्यों किया, जबकि वो खुद भी एक अच्छी कहानी लिख सकती थी। पर हान सेंग बताती है कि उसने अभी भी चोरी नहीं की और वेज ऑफ सर्वाइवल कोई बाइबल नहीं थी, जैसे बस अगर कोई भी नॉवल सिमिलर हो तो वो सेम ही हो गई। और वैसे भी ऐसे प्लॉट तो काफी नॉवेल्स में होते हैं। पर डॉक्सा बताता है कि हान सेंग का मामला अलग है क्योंकि उसका सब कुछ ही सेम था सिवाय नामों के। कि हान सेंग उसे एक कहानी सुनाने वाली थी, जिस पर डॉक्सा पहले से जानता बताता है कि उसे एक गरीब बच्ची की कहानी नहीं सुननी जिसने बहुत ही मुश्किलें सही थी। इसीलिए अपने नॉवलिस्ट बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने एक नॉवल को चोरी करना शुरू कर दिया और ऐसी कहानी उसे बिल्कुल नहीं सुननी थी। और हान सेंग एकदम हैरान होते पूछती है कि कहीं डॉक्सा के पास दूसरों का दिमाग पढ़ने की स्किल तो नहीं, जिस पर डॉक्सा मना तो कर देता है। पर लाइट डिटेक्शन की वजह से डॉक्सा का सच पकड़ा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ओमनिशिएंट रीडर स्किल के साथ वो दूसरों का दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ सकता था। एंड फिर हान सेंग उसे उसका दिमाग पढ़ने को कहती है, पर डॉक्सा समझाता है कि वो पूरी तरह दिमाग नहीं पढ़ सकता, बस उसके झूठ मूठ को पक्का कर सकता था, क्योंकि अच्छी तरह दिमाग रीड करने के लिए उसे कैरेक्टर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और हान सेंग कोई कैरेक्टर थोड़ी ना थी कि यहाँ पर हान सेंग सच बोलती
बताती है कि उसने कभी भी किसी नॉवल को कॉपी नहीं किया और जो भी उसने वेज ऑफ सर्वाइवल के सेम सेम लिखा था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और उसने बस वही चीजें लिखी थी जो उसके सपनों में आई थी। और डॉक्सा भी स्टेटमेंट को उसकी ही स्किल की बदौलत ही कंफर्म कर पाता है कि वो सच बोल रही थी। कि डॉक्सा को ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है और वो उसे बताता है कि अगर तुम पहले से उस नॉवल को पढ़कर सोओगी तो बेशक वो तुम्हारे सपनों में आ सकती है और बाद में तुम उसे ही लिख सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो उसने अभी भी चोरी की थी कि फिर हाथ से टेढ़ी मेढ़ी बातें करते बता रही थी कि क्या पता ओरिजिनल चीज पहले से कहीं एग्जिस्ट करती है और वो भी बस किसी की लिखी गई कोई कैरेक्टर है। एंड ऐसा वो कभी कभार सोचती थी। एंड सच में ऐसे ख्याल कभी डॉक्सा को भी आए थे क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वेज ऑफ सर्वाइवल एक असलियत बन जाएगी और क्या ये कोई फिक्शन की दुनिया थी या फिर फिक्शन से बनाई गई अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब ये ख्यालों से उसके काफी सर दर्द होने लगी थी और डॉक्सा हान सेंग को पहले सोने को कह रहा था क्योंकि अगर वो ऐसी कहानियां सुनाएगी तो कॉन्स्टलेशन पागल हो जाएंगे। एंड वो बताती है कि जब से वो डॉक्सा के साथ है तब से उसे मिल रही स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई थी। मान ले मेरी बहन हान सेंग कि तेरे भी कॉन्स्टलेशंस मेरे वालों की तरह गरीब है। खैर डॉक्सा फिर भी खुश था कि ऐसी गधी उसके साथ जो रहती है क्योंकि जब से वो उसके साथ थी डॉक्सा को ये दुनिया भी नकली नहीं लगती थी। एंड इस बात के लिए वो थोड़ा बहुत शुक्रगुजार था कि न जाने क्यों तभी उसकी आंख लग जाती है और वो आराम से वहीं पर सो जाता है। और फिर जब अगले दिन डॉक्सा की आंख खुली थी वो अपने सामने पाता है हान सेंग को जो कि एक लाश की तरह गिर रखी थी और उसका शरीर भी एकदम ठंडा पड़ रखा था। और फिर डॉक्सा जाकर हान सेंग की बॉडी चेक करने लगता है कि वो सच में सांसें नहीं ले रही थी कि तभी यो सांगा की भी आंख खुल जाती है और वो डॉक्सा को चिंता में पाती फटाफट उसके पास आती है और पाती है कि हान सेंग मारी गई थी। एंड उसे ऐसा देखकर डॉक्सा इस वक्त काफी शौक में था क्योंकि ऐसा कोई हादसा घटने की कोई वजह तक भी नहीं बनती थी। और यो सांगा भी माफी मांगती है ज्यादा सोने के लिए जिस पर डॉक्सा भी शौक था क्योंकि आमतौर पर यो सांगा इतना नहीं सोती थी तो सभी का इतना ज्यादा लेट उठना कोई मतलब नहीं बनाता था। और डॉक्सा को आखिर नींद कैसे आ गई थी ये भी एक राज था। और फिर उसका ध्यान फिर कल के खाए के खाने की तरफ जाता है जो कि याना सप्लेटा के स्टैम्प्स थे। और यो सांगा से डॉक्सा को पता चलता है कि कल की कुकिंग की इंचार्ज हान सुएंग की थी और डॉक्सा सब कुछ समझ गया था कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था और उनके सामने यहाँ पर हान सुएंग का अवतार था। पर आखिर ऐसा उसने किया क्यों? और साथ ही साथ वो उसके किए के कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी प्लेज से वैसे भी नहीं भाग सकती थी कि तभी हान सुएंग की अवतार की बॉडी अलग ही तरह से थोड़ी थोड़ी चमक रही थी और डॉक्सा उस अवतार के सर पर हमला कर उसे मार देता है और उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि हान सुएंग का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पनिशमेंट उसके हिस्से के इस अवतार ने ले ली थी। और डॉक्सा को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि अवतार को इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। और वैसे भी कल हान सुएंग उसे बता ही रही थी कि डॉक्सा की वजह से उसे मिल रही स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई थी और उसके साथ साथ ही शायद वो उसके ऑर्डर्स मानकर थक गई थी और साथ ही साथ उनकी कुछ खास बनती भी नहीं थी। एंड डॉक्सा को ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है कि अगर हान सुएंग पहले भी भाग सकती थी तो आखिर वो इतनी देर तक उसके साथ रही ही क्यों? पर वेल अब किसे पता और किसे परवाह। और वो भी सभी को बताता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर की बिल्डिंग से हान सुएंग भी उन्हें जाता हुआ देख रही थी और कह रही थी कि हरामी डॉक्सा कम से कम उसे ढूंढने के लिए थोड़ी तलाश वगैरह तो कर सकता था। पर खैर उसे फिर भी लगता था कि उनकी मीटिंग यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी और भविष्य में उनका मिलना अभी भी बाकी था। पर कौन जाने जब आगे जाकर वो दुश्मन बनने वाले थे या फिर साथी। और उसे शाम को शिन ह्यूसेंग की माना और एजिलिटी इस सिनेरियो के लिमिट यानी लेवल 60 तक पहुंच गए थे और अब बारी थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की। एंड डॉक्सा कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसे साफ साफ सच बताता है कि उसके पास कोई भी स्टिग्मा नहीं है तो वो उसे बाकी कॉन्स्टलेशंस की तरह ताकत नहीं दे सकता था। पर उसके पास जो चीज बाकियों से ज्यादा थी वो थी ढेरों कॉइन्स। अगर तुम इसे साइन नहीं करना चाहती तो मत करो, पर अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं पछताओगे और तुम फिर किसी भी और कॉन्स्टलेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। पर मैं बाकियों की तरह तुम्हारे कोई भी लिए गए फैसले से पीछे नहीं मुड़ूंगा। पर शिन ह्यूसेंग बताती है कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने अंततः कब से डॉक्सा पर यकीन करने का फैसला कर लिया था और वहीं पर उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और आखिरकार फाइनली यहाँ पर डॉक्सा इनकार्नेशन शिन ह्यूसेंग का स्पॉन्सर बन गया था और वो उसे प्यार देता पेट करता है कि डॉक्सा को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहे थे कि क्योंकि वो खुद कॉन्स्टलेशन नहीं था तो उसके लिए ज्यादा के प्रिविलेज अवेलेबल नहीं थी। पर जो चीजें अवेलेबल थी वो थी इनकार्नेशन स्पॉन्सरशिप और इनकार्नेशन इनकरेजमेंट जो कि आप लोगों के पास भी अवेलेबल है। इनकार्नेशन स्पॉन्सरशिप है सुपर थैंक्स और इनकरेजमेंट है मेंबरशिप। पर यहाँ पर डॉक्सा के मेन कॉन्स्टलेशंस उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में उसे 5000 का स्पॉन्सर भी करते हैं और अब काफी ज्यादा कॉन्स्टलेशन डॉक्सा का स्पॉन्सर बनने के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि डॉक्सा एक ऐसा इनकार्नेशन था जिसका खुद का एक इनकार्नेशन था और जिसके साथ भी डॉक्सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसके साथ शिन ह्यूसेंग भी आ जाएगी। एंड इसीलिए बीएंग के चैनल पर ढेरों कॉन्स्टलेशन इकट्ठे हो रहे थे और अपने चैनल को और बड़ा होते देख बीएंग भी बहुत ही ज्यादा खुश था कि यहाँ पर डॉक्सा अपने साथियों को बताता है कि उनका हान रिवर को पार करने का टाइम हो गया था और बेशक उन्हें कोई भी ब्रिज वगैरह रास्ता नहीं मिला था तो उन्हें वहाँ पर तैर कर जाना पड़ेगा। जिससे यो सांगा भी एकदम शौक पर वो मना नहीं करती क्योंकि उसे लगा था कि डॉक्सा के पास पक्का कोई ना कोई प्लान होगा। एंड फिर वो सभी लोग उस रिवर के सामने आ जाते हैं और वहाँ सामने पाते हैं उन्हें सभी सरपट
मॉन्स्टर्स को जो कि बहुत ही ज्यादा थे, और फिर वो अपने दम पर ही उस रिवर को क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैसेज थ्रू डोगजा योसांगा को बताता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि अगर खतरा ज्यादा बढ़ गया तो वो चुपचाप वहां से चले जाएंगे। एंड साथ ही साथ डोगजा योसांगा से चाहता था कि योसांगा को यहाँ पर ऐसे एक्ट करना था जैसे वो हद से भी ज्यादा मुश्किल में थे और उनका सिचुएशन को काबू करना मुश्किल हो रहा था। एंड ऐसा इसीलिए ताकि वो शिन यूसियंग की ताकत को ज्यादा जल्दी अवेकन कर पाए। एंड इसलिए उन्हें एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बात तो साफ साफ थी कि एक आम सी छोटी बच्ची 5वें सिनेरियो तक खुद के दम तक जिंदा नहीं बच सकती है। यानी विल पावर तो शिन यूसियंग में काफी है। एंड उसी ताकत को आज डोगजा जगाना चाहता था। और यहाँ पर डोगजा यूसियंग को साफ साफ कहता है कि आगे जो भी होने वाला है उस सिचुएशन से उसे भागना नहीं है, क्योंकि अगर आज वो इस सिचुएशन से भाग जाती है तो वो वापस कभी भी नहीं लड़ पाएगी। और इसलिए यूसियंग को जितना हो सके अपने दम पर करना होगा। एंड फिर वो भी अपने स्किल एडवांस डाइवर्स कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। एंड यहाँ वो अपनी सोच को उनसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि एक बहुत ही बड़ा सा सरपेंट मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है, जिसे संभालने के लिए डोगजा सबसे आगे था। पर अपने ब्लेड ऑफ फेथ को निकालकर वो अपने एक ही वार में उस सरपेंट मॉन्स्टर को मार देता है। एंड उस वार की वजह से वो सभी लोग ही हवा में आ गए थे। और ताकि योसियंग कहीं गिर ना जाए, हान जोएंग उसे अपने थ्रेड से पकड़ लेती है। एंड यहाँ उस मॉन्स्टर के ऊपर डोगजा सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर वेव विंड का इस्तेमाल करता तो वो सभी मुश्किलों का हल आसानी से निकाल सकता था, पर इससे यूसियंग की ताकतें नहीं पड़ेगी। एंड इसलिए वो उन मॉन्स्टर्स को आवाज लगा था, उनसे डायरेक्ट लड़ने वाला था। और यहाँ पर डोगजा जितना हो सके उतना रैश बन रहा था। वो मॉन्स्टर्स पर वार वगैरह तो कर रहा था, पर अपना डिफेंस बिल्कुल भी नहीं। जैसे उन मॉन्स्टर्स के वार भी उस पर लग रहे थे। और डोगजा को घायल होता देख यूसियंग को डर लग रहा था कि क्या डोगजा सच में अकेला उन सभी को संभाल पाएगा, या फिर एक बार फिर से वो अपने करीबी पर्सन को खो देगी। पर वो ऐसा नहीं होने देने चाहती थी। डोगजा जिसने उसे प्यार दिया, उसे सहलाया, एक मौका दिया, वो नहीं चाहती थी कि उसे बचाते बचाते उसे कुछ हो, कि तभी उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकने लगती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर शिन यूसियंग की एट्रीब्यूट अभी इवॉल्व होने वाला था। और यहाँ पर यूसियंग एक ट्रांस स्टेट में चली गई थी। और तभी वो अपनी लेवल 9 की टेमिंग स्किल का इस्तेमाल करती है और पूरे आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा हाथ सभी मॉन्स्टर्स को दिखाई दे रहा था। एंड उस हाथ के सामने कोई भी हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। और यहाँ यूसियंग आखिरी बार अपने पेट से माफी मांगती है कि वो उसे पहले तो नहीं बचा पाई थी, पर वो ये गलती वापस नहीं दोहराने वाली थी। और डोगजा उसे देखकर समझ ही पा रहा था कि दूसरी टाइमलाइन में शिन यूसियंग को सभी मॉन्स्टर्स का देवता बीस्ट लॉर्ड क्यों कहा जाता था। कि तभी वहाँ पर उन सभी सरपेंट्स की लीडर ग्रेड 5 की सरपेंट क्वीन मीराबाद भी आ जाती है। एंड डोगजा जानता था कि ग्रेड 5 का मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होता है। एंड चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई थी। एंड वो योसांगा को आवाज लगाने लगा था ताकि वो उसे यूसियंग को पकड़ने को कहे। कि तभी यूसियंग हवा में चलती हुई अपनी टेमिंग स्किल का इस्तेमाल करती हुई सीधा क्वीन मीराबाद के सिर के पास ही आ जाती है। और फिर एकदम उसे पास आती है, उसे पेट करती हुई वो डोगजा और योसांगा को बताती है कि वो लोग इस रिवर को इसकी सवारी करते पार करेंगे। एंड फिर उसकी सवारी करते हुए वो रिवर को पार कर रहे थे। एंड यहाँ पर डोगजा सच में इसके टैलेंट से इम्प्रेस था कि उसके पास सच में इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा खास ताकत थी। एंड यहाँ पर योसांगा डोगजा से पूछती है कि अगर उनकी योसंग ऐसे ही लगातार ताकतवर बनती रही तो क्या वो भविष्य वाली योसंग से ताकतवर नहीं हो जाएगी। जिस पर डोगजा बताता है कि उस डिजास्टर की असल आइडेंटिटी असल में फ्यूचर सेल्फ नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरी टाइमलाइन से बिलोंग करती थी, जो कि यो जोंग्यो के किसी और ही रिग्रेशन का भविष्य था। एंड फिर वो योसांगा को एक फिल्म थ्योरी सुनाता है कि कैसे फिल्म्स की रोल्स को काट दिया जाए तो उनका आपस में कनेक्शन बन जाता है और किसी भी कहानी को किसी के भी साथ जोड़ा जा सकता है। एंड वैसे ही उनकी ये टाइमलाइंस जुड़ रखी थी। एंड उसे एक्सेट्रा वगैरह और भी ये नॉवल की थ्योरी बताने लगता है, जो सुनकर योसांगा भी हैरान डोगजा की स्मार्टनेस की तारीफ करती है कि उसने काफी मल्टीवर्स थ्योरी सुनी थी, पर डोगजा की बताई गई बातें सबसे अलग थी, क्योंकि वह डोगजा उसे कैसे बताए कि वो बस वेज ऑफ सर्वाइवल के ऑथर की थ्योरीज थी। एंड फिर फाइनली वो लोग रिवर को पार कर अपनी मंजिल तक आ जाते हैं और डोगजा यूसंग को पेट करता उसकी तारीफ करता है कि उसने सच में काफी अच्छा काम किया था। और वो पूरी तरह से दिखाती तो नहीं थी, पर वो सच में काफी खुश होती थी जब डोगजा उसकी तारीफ करता था। कि तभी डोगजा सेंस करता है कि उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर बढ़ता आ रहा था। एंड फिर वो अपने सामने एक बड़े से जाइंट मैंटिस मॉन्स्टर को पाते हैं और तभी उसके ऊपर से डोगजा को छोटे गिलियंग की आवाज आती है। एंड वो फाइनली इतने टाइम बाद डोगजा को देखकर बहुत ही खुश था। एंड उन्हें मिले हुए टोटल का हफ्ता हो गया था। एंड गिलियंग तो उसके गले मिलकर खुशी साबित करता है। एंड हाँ डोगन बस इस चीज का मैसेज भेजता है, क्योंकि वो अभी भी इतना इंट्रोवर्टेड बंदा था कि उसे खुले में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड यहाँ पर योसेयोंग ये नजारा देखकर बिल्कुल ही चिड़ी हुई थी कि कैसे उसके अलावा कोई और बच्चा था जो डोगजा के इतने ज्यादा करीब था। एंड वो इसलिए खुद भी जाकर डोगजा के गले लग जाती है। एंड वो दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हुए बैसने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली डोगजा को नहीं पता था कि उसे किसकी साइड लेनी है, और ऊपर से ये दोनों थे भी इतने सिमिलर। एक बंदा कीड़ों का मास्टर था और एक बंदी मॉन्स्टर्स की। एंड डोगजा गिलियंग से हीमोन का पता पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी तलाश करने के लिए उसने अपने इंसेक्ट्स को भेजा था, जिससे उसे पता लगा था कि हीवॉन इस वक्त नॉर्थ में है। जैसे डोगजा को लगता है कि वॉन्डरर्स का रूलर भी नॉर्थ में था, तो क्या पता जंग हीवॉन अभी
तक उनसे मिल ही गई हो। एंड फिर डॉक्टर सभी को बताता है कि उन सभी को ही अपनी स्किल्स को जितना हो सके उतना इंप्रूव करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कॉइंस को भी इकट्ठा करना होगा। एंड डॉक्टर यो सांगा को अपने पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करने को कहता है। एंड हान ठोंगकुंग की एबिलिटी से वो उसके मोबाइल में नेटवर्क डलवा देता है और वो बताता है कि उसे अपनी फैमिली को सभी सिचुएशन के बारे में बताना होगा और ये भी कि सिनेरियो के खत्म होने के बाद सियोल के बाहर के एरिया भी सेफ नहीं रहेंगे। एंड कभी नहीं पता कि क्या बुरा हो जाए तो उन्हें घर एक मुश्किल से बच कर ही रहना होगा। एंड यो सांगा पूछती है कि क्या डॉक्टर अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। जिस पर वो बताता है कि उसकी फैमिली सियोल के अंदर ही है और उसकी फैमिली का जो एक लौता पर्सन था वो इस वक्त बिल्कुल सेफ था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना है उसे एकदम पता होगा। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि नॉर्थ के डिजास्टर ऑफ वाटर को हरा दिया गया था, जो काम ऑब्वियसली वंडर्स ने किया होगा। और अब आखिर में जो बचा था तो वो था वो सबसे खतरनाक डिजास्टर ऑफ फ्लड्स, जिसे मानने से कहें तो उसे रोकना नामुमकिन के बराबर था। और डॉक्टर पहले से ही जानता था कि वो डिजास्टर कितना भयानक होने वाला था। और यहाँ पर एक तरफ हम जंग हेवन को देखते हैं और जंग हेवन उन वॉन्डर्स की लेडी के साथ ट्रेन हो रही थी और उसका नाम जियोन बूची था, जो जंग हेवन की तारीफ करती बताती है कि हेवन की तलवारबाजी सच में काफी कमाल थी और जब हेवन को स्पॉन्सर मिल जाएगा वो उससे भी ताकतवर हो जाएगी। जिस तारीफ से जंग हेवन भी खुश थे और वो लेडी जंग हेवन को उनकी टीम को ज्वाइन करने को कह रही थी, क्योंकि उनकी लीडर जंग हेवन जैसी लड़की को अपने मेंबर के तौर पर पाकर बहुत खुश होगी। पर हेवन बताती है कि उसका ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था एंड वो लेडी उसे बताती है कि सच में उस लड़के के लिए जंग हेवन काफी मेहनत कर रही थी जितना वो कभी नहीं समझ पाएगा। पर मना करती हुई वो बताती है कि डॉक्टर सच में उसके बारे में काफी अच्छे से जानता है और वो बताती है कि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे देख रहा हो। एंड हाँ, उसने वो मजाक के तौर पर बोला था, पर डॉक्टर सच में इस वक्त और भी स्किल के साथ उसे देख रहा था। एंड जंग हेवन के इसी चक्कर की वजह से डॉक्टर को हमेशा लगता था कि कहीं ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट जंग हेवन की स्किल तो नहीं है। पर खैर जो भी हो, वो खुश था कि जंग हेवन की ग्रोथ काफी अच्छी जा रही थी। एंड फिर वो वहां से जाने ही वाला था कि उसका पीओवी चेंज हो जाता है और वो अपने ही आप को देख पा रहा था, जिसके पास छोटा गिलियन और यूथियोंग बैठे हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे से बहस रहे थे और एक दूसरे को डॉक्टर से दूर होने को कह रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे के अजीब से नाम भी डाल दिए थे, एक कीड़े वाला बच्चा और एक रुतेली लड़की। खैर फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं कि कौन डॉक्टर को अच्छे से जानता था, जिसके तौर पर एग्जाम्पल देने के लिए वो बताने लगते हैं कि डॉक्टर को कौन सी लड़की पसंद थी और योसांगे के मानने से तो वो योसांगा थी और गिलिया के मानने से वो जंग हेवन थी। खैर इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को छोड़कर जब अगले दिन डॉक्टर की जाग खुलती है वो पाता है कि वो दोनों ही उसके गले लगकर सो रखे थे और आज के दिन फाइनली वो सब सिनेरियो भी खत्म होने वाला था। और तभी सब सिनेरियो के खत्म होने के बाद एक सूट वुड डाला डोका भी वहाँ पर आ जाता है और सभी को वेलकम करता हुआ वो बताता है कि मेन कहानी को शुरू करने का वक्त आ गया था और 5वां सिनेरियो जिसका सभी वेट कर रहे थे अब वो आखिर शुरू होने वाला था। और उस डोका भी की नजरें भी ध्यान से किम डोक्सा पर थी, जो कि हर एक सिनेरियो में सबसे मेन तरह से इन्वॉल्व था। और यहाँ पर बियंग के सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे और मजे से 9,500 से भी पार चले गए थे और हर एक मिनट उसके 100 से भी ज्यादा सब्स बढ़ रहे थे। एंड वो डोका भी तारीफ कर रहा था कि 4 डिजास्टर्स को ऑलरेडी संभाल लिया गया था, ये काफी बड़ी बात थी। पर एक बात जो सभी को याद रखनी थी कि 5वें डिजास्टर के मामले में पहले 4 डिजास्टर तो कीड़े बराबर थे और उन सभी पर डिपेंड करता था कि ये सिनेरियो कैसे जाने वाला था। अगर उनसे गलती हुई तो समझ लो कि सब कुछ खत्म होने वाला था और कुछ तक भी नहीं बचने वाला था। एंड इसलिए उन सभी की किस्मत अच्छी थी कि 5वें सिनेरियो को शुरू करने से पहले उन सभी को ही एक मौका दिया जाएगा और वो मौका था स्पॉन्सर सिलेक्शन का दूसरा भाग। और तभी उसके फिर से एक बार चुटकी बजाते ही वहाँ पर स्पॉन्सर सिलेक्शन शुरू हो जाता है और वहाँ पर सभी कॉन्स्टलेशंस के निशान अपने चुने गए इनकारनेशंस पर आ रहे थे जिनके लिए वो इंटरेस्टेड थे। एंड कई लोग काफी खुश थे कि 2-3 कॉन्स्टलेशंस फाइनली उन पर इंटरेस्टेड थे, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे कि उन सभी लोगों का ध्यान एक व्यक्ति अपनी रोशनी से खींच रहा था और वो सभी देख रहे थे इनकारनेशन किम डोक्सा को, जो कि ऐसे टाइम पे एक क्रिसमस ट्री की तरह चमक रहा था। न जाने कितने सारे कॉन्स्टलेशंस के नंबर उसके आसपास इकट्ठा हो रखे थे और कोरिया पेनिसुला के सभी कॉन्स्टलेशन बहुत एक्साइटेड थे कि क्या डोक्सा अपना वादा पूरा करेगा भी या फिर नहीं। और उसके सर के ऊपर वो सभी तारे वो थे उन कॉन्स्टलेशंस के नंबर जो दूसरे सिलेक्शन में डोक्सा का स्पॉन्सर बनना चाहते थे। पर डोक्सा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी करेगा जब बियंग के चैनल के 10,000 से ज्यादा सब्स हो जाएंगे और इस वक्त चैनल के सब्सक्राइबर 9,800 के करीब आने ही वाले थे। और जब तक सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे थे डोक्सा अपने वो कॉन्स्टलेशन देखने लगता है जो कि उसके साथ उसके पहले सिलेक्शन से थे और उनमें से वो 4 कॉन्स्टलेशन तो उसके फेवरेट थे, प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, सीक्रेटिव प्लॉटर, डेमन लाइक जज ऑफ फायर और बेसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। और डोक्सा को इन 4 को फिर से रिजेक्ट करते थोड़ा बुरा तो लग रहा था, बट खैर मजबूरी समेत उसे अभी भी कोई कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए था। और कॉन्स्टलेशंस के नाम पढ़ते वक्त वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम पढ़ लेता है जो था स्क्राइब ऑफ हेवन एंड ये एब्सोल्यूट गुड गाय, सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशंस में से एक था और एंजल की अथॉरिटीज में से इसकी यूरियल से भी ज्यादा अथॉरिटी थी और स्वर्ग में इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था और इसे आर्च एंजल मैटर और नाम से भी जाना जाता था। और डोक्सा सच
में थोड़ा अपनी काबिलियत से घबरा रहा था कि आखिर किस किस तरह के लोगों की नजरें उस पर थी। और यहाँ पर स्पॉन्सर सिलेक्शन के सिर्फ 3 ही मिनट बचे थे और चैनल के सब्सक्रिप्शन 10,000 तक भी पहुंचने वाले थे। और डोक्सा को दबाकर सभी कॉन्स्टेलेशन के स्पॉन्सर कॉइन्स आ रहे थे जो बस चाहते थे कि डोक्सा उन्हें चूज करे। और अपनी अमीरी दिखाने के लिए मंकी किंग 5,000 कॉइन्स देता है तो आर्चेंजल मैटर ऑन सीधा 30,000 कॉइन्स, जिससे मंकी किंग थोड़ा इरिटेट था। और डोक्सा को तो इनकी लड़ाइयों से भी मजे आ रहे थे। आखिर उसे इतने कॉइन्स देखने को मिल रहे थे और अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे और 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में 50 से भी कम सब्स बचे थे। और अब पूरे लास्ट मोमेंट पर आकर आखिरी के 20 सेकंड में सिर्फ 5 सब्स बचे थे कि आखिर के 5 सेकंड्स में चैनल के सब्सक्राइबर 9,999 से आगे नहीं बढ़ते एंड टाइम भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और डोक्सा भी एक्टिंग करता सभी को कहता है, अरे अरे बहुत बुरी चीज हुई यार, माफ कीजिएगा, सब्सक्राइबर्स 10,000 तक पहुंचे ही नहीं और मैं तो फाइनली किसी को चूज करने वाला था। और कई कॉन्स्टेलेशन चिल्ला रहे थे कि ये चीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। और उनमें से सभी डोक्सा से पूछ रहे थे कि कम से कम वो उन्हें ये बता दे कि वो कौन से कॉन्स्टेलेशन को चूज करने वाला था। पर बीइंग आकर बताता है कि इनकार्नेशन की प्राइवेसी रखने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिस बात से कई कॉन्स्टेलेशन खिलाफ थे, जिन्हें बीइंग शांत करता हुआ उन सभी को ये बताता है कि क्योंकि इस बात से सभी कॉन्स्टेलेशन गुस्सा थे तो उनके लिए एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा, जिस इवेंट में माफी के तौर पर किम डोक्सा को सजा दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त सभी कॉन्स्टेलेशन यही सोच रहे होंगे कि आखिर अगर ये इनकार्नेशन मेरा हो ही नहीं सकता तो आखिर मैं फालतू में इसके लिए मेहनत क्यों करूं। इसलिए इनकार्नेशन किम डोक्सा को कोई भी स्पॉन्सर चूज ना करने के लिए सजा दी जाएगी। जो सुनकर तो कई कॉन्स्टेलेशन खुश हो गए थे और यूसेंग भी पूछ रही थी कि आखिर डोक्सा ने स्पॉन्सर चूज क्यों नहीं किया, जिस पर वो बताता है कि उसका पास मन नहीं था। एंड यूसेंग को वो बाकियों को वहां से ले जाने को कहता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान था एंड इसलिए उन लोगों को तब तक बाहर नहीं आना था जब तक डोक्सा उन्हें सिग्नल नहीं देता। और तभी सभी के लिए वहाँ पर एक बाउंटी सिनेरियो प्रकट हो जाता है जो था डिवाइन रेट्रिब्यूशन। एंड इस इवेंट में उन्हें इनकार्नेशन किम डोक्सा को जितना हो सके उतना तरवाकर मारना था और जितनी भयंकर वो उसे मौत देंगे उतना ज्यादा उनका एडिशनल रिवॉर्ड होगा। और कम से कम भी अगर सिंपल मारने पर भी उन्हें 40,000 कॉइन्स तो मिलेंगे ही। और इस चीज के बाद सभी का ही ध्यान किम डोक्सा पर चला गया था जिसके ऊपर बाउंटी का टैग आ रहा था और सभी लोगों का ही ध्यान उस पर चला गया था क्योंकि 40,000 कॉइन्स बिल्कुल भी कम नहीं होते। और योसियोंग डोक्सा की तरफ चिंता में देख रही थी पर डोक्सा प्यारी सी मुस्कुराहट लेता उसे वहाँ से बाय करता है और लोग डेरा बनाकर उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और डोक्सा भी उनसे बचता बचाता वहाँ से भागने लगता है। और कई कॉन्स्टेलेशन ये नजारा देखकर खुश हो रहे थे कि बियांका आकर उनका मजा बढ़ाता बताता है कि कुछ स्पॉन्सरशिप्स देकर वो लोग किम डोक्सा पर पेनल्टीज भी लगा सकते थे। और एक सड़ेलू कॉन्स्टेलेशन थोड़े कॉइन्स स्पॉन्सर कर डोक्सा पर स्पीड की पेनल्टी लगा देता है जिससे उसे 5,000 कॉइन्स मिलते हैं। पर डोक्सा की तेजी खत्म हो जाती है पर स्पीड नहीं थी तो क्या हुआ, अपने आप को बचाने के लिए वो एक जोर का वार करता उन्हें पीछे फेंकता है और फिर कुछ और कॉन्स्टेलेशन पैसे देकर अटैक की पेनल्टी भी लगा देते हैं। और यहाँ पर सब कुछ ही एक्चुअली में डोक्सा के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था क्योंकि दरअसल बीएं के चैनल के सब्सक्राइबर नंबर 9,999 सब्स से इसलिए आगे नहीं पहुंचे थे क्योंकि उसका चैनल शुरुआत से ही कभी भी 10,000 सब्स जाने के लिए बना ही नहीं था। और यहाँ पर घबराया बियांग भी पूछ रहा था कि क्या वो कॉन्स्टेलेशंस को बेवकूफ बनाकर सही तो रहेंगे ना, जिस पर डोक्सा बताता है कि उसी से बचने के लिए तो वो ये इवेंट कर रहे थे ताकि सभी का ही ध्यान उस बात से हट जाए। और कॉन्स्टेलेशन वैसे भी इतने चालाक नहीं है जिन्हें इस चीज के बारे में पता चलेगा। और तभी एक कॉन्स्टेलेशन पैसे देकर डोक्सा को एक डिफेंस पेनल्टी दे देता है जिससे अब डोक्सा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता था। और तभी अपने सामने वो पाता है हान रिवर को जहाँ से पहले पार होकर वो यहाँ तक आए थे और वहाँ पर अभी भी काफी सरपेंट मॉन्स्टर्स थे कि डोक्सा सीधा उस मॉन्स्टर से बड़ी रिवर में चला जाता है। और ऑब्वियसली बाकी सब डर कर उसका पीछा नहीं कर सकते थे। और काफी कॉन्स्टेलेशंस खुश थे कि यहाँ पर तो डोक्सा फाइनली मारा जाएगा कि डोक्सा तभी अपनी एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क को एक्टिवेट करता है और अपनी स्लॉट लिस्ट में वो ऐड कर लेता है शिन यूसियंग को और फिर वो उसकी स्किल को एक्टिवेट भी कर देता है। एंड क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग यूसियंग के बारे में काफी आई थी वो उसकी टेमिंग स्किल को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था और महसूस कर पा रहा था एक अलग ही और अजीब सी फीलिंग। और फिर वो वहाँ पर एक बार फिर से बुला लेता है क्वीन मीराबाद को और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ वो पूरी कोशिश कर रहा था उसकी अच्छे से सवारी करने की। पर वो चीज इतनी टफ थी कि क्वीन मीराबाद कभी पानी के अंदर जा रही थी तो कभी बाहर आ रही थी जैसे नॉर्मली सी मॉन्स्टर्स करते हैं। परंतु फिर भी बुरी हालात में वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच गया था। एंड डोक्सा सच में सोच रहा था कि शिन यूसियंग तो सच में काफी टैलेंटेड थे क्योंकि उसकी तो उसे कंट्रोल करने में वाट लग गई थी। और अब डोक्सा पहुंच चुका था उस जगह पर जहाँ पर डिजास्टर था। एंड पीछे मुड़कर वो देखता है कि कुछ लोग जिनके पास फ्लाईबिलिटी थी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। और डोक्सा वहाँ पर किसी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है कि तभी
तभी वहाँ पर वो किसी जाने माने व्यक्ति को पता है, जो आते ही उन सभी लोगों को कह रही थी चुपचाप इस आइलैंड से निकलने के लिए। एंड वो सभी भी देखते हैं कि उनके सामने एक टीनेज गर्ल थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि ली जिये थी। एंड फिर वो एक ही सेकंड में आकर एक बंदे का हाथ काट देती है और उसके तेजी को देखकर बाकी भी चिल्लाते बताते हैं कि ये तो वही ग्रेट एडमायरल है, जिससे डर कर वो सभी के सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कि फिर ली जिये मुड़कर डोक्सा को बताती है कि छुपने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके सर के ऊपर साफ साफ टारगेट मार्क चमक रहा था। और डोक्सा भी पेट के पीछे से आता उससे पूछता है कि कहीं ली जिये उसे मारना तो नहीं चाहती वो 40,000 कॉइंस पाने के लिए। जिस पर वो बताती है कि वो ऐसा कर तो दे, पर इस चीज से मास्टर निराश हो जाएंगे। पर डोक्सा जानता था कि उसका मास्टर सिर्फ इस बात से निराश होगा कि वो उसे खुद नहीं मार पाया। एंड फिर डोक्सा से पूछता है कि वो तो गर्ल्स के हाई स्कूल में पहुंच गई थी, तो वो यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर वो बताती है कि यो जंगयुक ने उसे ढूंढ लिया था, पर डोक्सा का तो ध्यान था उसके इम्प्रूवमेंट पर, क्योंकि वो देख ही पा रहा था कि ली जिये के फिजिकल स्टैट्स ऑलमोस्ट सिनेरियो के लिमिट तक पहुंच गए थे और साथ ही उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई थी। एंड डोक्सा से पूछता है कि यो जंगयुक भी यहाँ पर है ना, जिस पर वो भी हाँ करती है। और डोक्सा से पूछती है कि वो इन नमूनों को अपने पीछे क्यों लेकर आया था, जो कि डोक्सा का शिकार करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। जिस पर वो बताता है डिजास्टर का शिकार करने के लिए। पर ली जिये तो बताती है कि उसके मास्टर ने तो उसे बताया था कि उन्हें डिजास्टर का शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो तो बस उसे यही बता रहे थे कि इस डिजास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड डोक्सा को शायद अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर यो जंगयुक क्या करने की सोच रहा था। और फिर डोक्सा भागा भागा उसकी तरफ ही उसे ढूंढने जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे ली ह्योनसंग दिखता है, जो कि उन लोगों को रोक रहा था जो इस आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहे थे। और वो उन्हें समझा तो रहा था कि ये जगह खतरनाक है, इसीलिए वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। और साथ ही साथ वो आर्मी का लेफ्टिनेंट था, पर सभी लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बंदा उस पर हमला करता है, पर ह्योनसंग ने उसके हाथ को बच्चों की तरह पकड़ लिया था। एंड वो ये बताता कि वो उन्हें खतरनाक जगह नहीं रहने दे सकता। उस बंदे को उठाकर सीधा हान रिवर की तरफ फेंकता है। एंड वो बंदा बिना फ्लाइट एबिलिटी के ही न जाने रिवर से कितनी दूर उड़ता जाता है। और सभी लोग ही ये चीज देखकर डर गए थे कि ह्योनसंग उनकी तरफ मुड़ता उनसे एक बार फिर से पूछता है कि क्या उन्हें रिवर पार करने के लिए कोई मदद तो नहीं चाहिए। और बंदे तो उससे डर कर खुद रिवर से जाने लगते हैं। और यहाँ पर ली ह्योनसंग मन ही मन में काफी उदास था और सोच रहा था मैं एकदम थक गया हूँ, मैं एकदम टूट गया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं मारा जाऊंगा। डोक्सा आखिर तुम कहाँ हो। एंड वो डोक्सा को याद कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से डोक्सा की आवाज आती है। एंड पीछे मुड़कर वो पाता है कि सच में डोक्सा ही मौजूद था और उसे देखकर एकदम खुश होता है। वो उसे बताने लगता है डोक्सा ये मैं हूँ यार, ली ह्योनसंग, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे यार। कि तभी वहाँ पर उन्हें कुछ और बंदे परेशान करने के लिए डोक्सा को टारगेट करते हुए लोग आ जाते हैं। और ह्योनसंग इस बात से एकदम चिढ़ गया था कि अभी अभी इतने टाइम बाद वो अपने दोस्त से मिला था और ये हरामी लोग फिर से उसे एक बार परेशान करने आ गए। और फिर अपनी लेवल 5 के ग्रेट माउंटेन्स मैच स्किल के साथ वो अपने सामने की सारी जमीन को ही तोड़ देता है। और उसकी तरफ देखकर डोक्सा हैरान था कि आखिर ये हरामजादा यो जंगयुक लोगों की ताकतों को इतनी जल्दी कैसे बढ़ा देता था। एंड फिर से खुशी से मुड़कर ह्योनसंग डोक्सा का हाल वगैरह पूछने लगता है। पर जल्दी में डोक्सा पहले उसे यो जंगयुक की लोकेशन पूछता है और वो जानने के बाद वहाँ से फटाफट ये बताकर जाने लगता है कि वो बाद में मिलकर सारी बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी थी। और फिर भागता हुआ वो उस डिजास्टर की लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ पर यो जंगयुक के साथ ली सियाल्फा मौजूद थी। एंड वो डोक्सा से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आया था, जिस पर चिढ़ता हुआ डोक्सा से बताता है गधे यो जंगयुक, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब मुझे बस ये मत कहना कि तुमने गार्ड्स का म्यूटेराइट इस डिजास्टर को खिला दिया है ताकि ये डिजास्टर जल्दी हैच हो जाए। और डोक्सा यहाँ पर यो जंगयुक से जानना चाहता था कि अगर डिजास्टर जल्दी जाग गया तो वो क्या करने वाला था। जिस पर यो जंगयुक बताता है कि ये डिजास्टर उसकी पिछली जिंदगी का साथी था, जिसका मतलब बनता था कि ये डिजास्टर हार्मलेस था, इसलिए वो डिजास्टर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर डोक्सा सच में परेशान सोच रहा था कि बाल बाल उसे लगा था कि यो जंगयुक का ये तीसरा रिग्रेशन सबसे अच्छा जा रहा था, क्योंकि उसने बीच बीच में डोक्सा की मदद भी की थी। और अब डोक्सा को सच में नॉवल का सीन याद आता है कि ये हरामजादा तो अब भी वैसा ही करता था जो एंडिंग तक पहुंचने से पहले हजारों बार मौत को छूना पसंद करता था। और नोटिफिकेशन आता है कि डिजास्टर जल्दी हैच होने वाला था। और डोक्सा चिल्लाता ली सियाल्फा को कहता है फटाफट यो जंगयुक को लेकर यहाँ से भागने को, क्योंकि डिजास्टर ऑफ फ्लड्स बाकी सभी डिजास्टर से अलग था और अगर वो सभी मिलकर उसे नहीं लड़े तो वो सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। कि तभी यो जंगयुक अपनी पूरी तेजी से डोक्सा के पीछे आकर उसके शरीर को अपने एक्यूपंक्चर स्किल से सुन कर देता है। और अब डोक्सा ना ही अपने शरीर को हिला पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था और बस कोशिश कर रहा था उसे बताने की कि ये शिन ह्योनसंग वो नहीं थी जिसे यो जंगयुक पहले जानता था। कि तभी वो सीनियर डोकापी भी वहाँ आकर सभी को ही बताने लगता है कि आजकल के इनकारनेशन तो सच में डिजास्टर से मिलने के लिए बहुत ही जल्दी में थे, जबकि ये डिजास्टर अभी तक के सभी डिजास्टर से खतरनाक था। एंड फिर वो भी वहाँ पर आकर इस सिनेरियो को शुरू कर देता है और सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं कि डिजास्टर ऑफ फ्लड्स जाग चुका था और उन सभी के लिए एक नया सिनेरियो शुरू हो गया था, जो देखकर सभी एकदम चिंतित हो गए
गए थे और खास कर शिन यूसंग, क्योंकि उसे अपने आप के ही दूसरे सेल्फ से डोक्सा की चिंता हो रही थी और डोक्सा अपने सामने उस डिजास्टर को जागता हुआ देख भी पा रहा था, पर अपने शरीर में कंट्रोल ना होने की वजह से वो ना ही गधे योजिंगो को समझा सकता था और ना ही खुद उसके बारे में कुछ कर सकता था। और फिर वो अपने सामने देख पाते हैं उस मेट्रोइड से निकल रही उस बड़ी शिन यूसंग को, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था ट्रिपल एस ग्रेड का डिजास्टर होने का, जिसे हराने की कोई टाइम लिमिट तो नहीं थी और उसका रिवॉर्ड 1,00,000 कॉइंस थे और फेलियर में पूरे सियोल की बर्बादी। और उस डिजास्टर के आने के बाद डोक्सा की पोर्टबॉल उसे मेंटल शॉक से बचा रही थी और वो बड़ी शी यूसंग सीधा उस एक्स से नीचे कर दिया और वहां पर आए गए लोग भी ये देख रहे थे कि सुनने के मुताबिक तो वो डिजास्टर बहुत ही खतरनाक बताया गया था। तो फिर आखिर उनके सामने इस वक्त एक काम सी लड़की क्यों मौजूद थे कि अपनी बीस्ट की फॉर्म में अपने इतने सालों की नींद के बाद वो अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले अपने आगे अपने कैप्टन यो जंग्यो को देखती है, जो उसके सामने खड़ा उसे बता रहा है कि वो कब से उसी का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर शिन यूसंग कह रहे थे कि अगर कैप्टन यहाँ पर उससे मिलने आए हैं तो इसका मतलब तो साफ था कि ये पहली बार तो नहीं था कि यो जंग्यो उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर डोक्सा, जो कि बोल तक भी नहीं सकता था, अपने मन में सोच रहा था कि यो जंग्यो अपने सेकंड रिग्रेशन में 46 सिनेरियो तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया था क्योंकि डिजास्टर ऑफ फ्लड ने उसे बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर बड़ी यूजियन पूछती है कि आखिर कैप्टन अपने कौन से रिग्रेशन में चल रहे थे, पर यो जंग्यो नहीं समझ पाता कि आखिर यूजियन ये क्यों जानना चाहती है। और यहाँ उन्हें देखता हुआ डोक्सा भी उसका मुंह बंद करवाना चाहता था क्योंकि शिन यूजियन ने सेकंड रिग्रेशन में अपनी मर्जी से चाहकर यो जंग्यो की मदद की थी, पर तीसरा रिग्रेशन बिल्कुल ही अलग चीज थी। और यहाँ पर यो जंग्यो ने भी उसे बता दिया था कि वो अपने तीसरे रिग्रेशन में चल रहा था। जब बात सुनकर इरिटेट हुई शिन यूजियन उठती कहती है, तो आपका मतलब है कि पिछले रिग्रेशन में मेरी आपको इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी आप फिर से नाकामयाब हो गए। जिस बात पर यो जंग्यो खा करता है और बताता है कि इस बार उससे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक्चुअली में पिछले रिग्रेशन में शिन यूजियन ने यो जंग्यो को सारी जानकारी देकर अपनी कुर्बानी देकर सिनेरियो को खत्म किया था, क्योंकि वो उस यो जंग्यो की मदद करना चाहती थी जिसे वो अच्छे से जानते थे। और वो एक्चुअली में वो सबसे पहले 41st रिग्रेशन के यो जंग्यो की अरेंजमेंट थी, जो कि अपने पास सेल्फ की मदद करना चाहता था। और बड़ी यूजियन ने भी यो जंग्यो की प्लान्स में मदद करने के लिए अपनी आत्मा को दुनिया के लिवर नेट में कैद करवा दिया था। और धरती के एक डिजास्टर में बदलने से पहले वो न जाने कितने हजारों साल वहाँ पर तड़पती रही थी। पहली 2 सेंचुरीज तो वो बस चाहती थी कि वो इंसानियत के लिए इतनी कुर्बानी दे सकती है, और अगली 2 सेंचुरीज अपने वादे को निभाने के लिए, अपने कैप्टन, अपने साथियों की रक्षा करने के लिए। पर अंततः आखिर इस सभी चीज का क्या ही मतलब हुआ था? कुछ भी नहीं, सिर्फ नाकामयाबी। और अब वो गुस्से में उठती यो जंग्यो को बताती है कि वो हजारों सालों तक तड़पती रही, पर यो जंग्यो फिर भी नाकामयाब हो गया कि उसकी बातों का जवाब देता। वो भी बताता है ये फालतू बातें ना छेड़ने को और उसे 41st रिग्रेशन की जानकारी देने को। और उसकी बात करने के तरीके से डोक्सा को भी एकदम गुस्सा आ रहा था कि यूजियन उससे एक सवाल पूछती है, कैप्टन आखिर हम आपके लिए क्या है? मैंने आपके लिए अपनी पूरी मेहनत की, मैंने आपको एक मौका दिया, पर आप फिर भी नहीं बदल पाए और ना ही आप कभी बदल पाओगे कैप्टन। और यहाँ कुछ ना बोल पा रहा डोक्सा अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अपने हाथों में ताकत को इकट्ठा करते हुए यूजियन बताती है कि यो जंग्यो ने हमेशा उन्हें टूल्स की तरह पर इस्तेमाल किया था और उसे वर्ल्ड लाइन्स की लिवर नेट में फेंक दिया था। और फिर प्यार से वो उसे बताती है, कैप्टन मैंने आपको बहुत ही मिस किया, पर साथ ही साथ मुझे आपकी इस बात से और आपसे नफरत है कि आपको लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले जीवित हैं। पर एक बात आप जान लीजिए, इन सिरातों से आप किसी की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और बस ही एक बहुत ही खतरनाक हमले को बनाकर बहुत से सीधा का सीधा यो जंग्यो की तरफ छोड़ देती है, जिससे वो यो जंग्यो का तीसरा रिग्रेशन यहीं पर खत्म कर पाए कि अपने शरीर को कुछ भी कर हिलाता हुआ किम डोक्सा भागता हुआ आता है और यो जंग्यो को उस हमले से बचाता हुआ खुद उसके आगे आ जाता है। और किम यूजियन और यो जंग्यो भी देखकर शौक है कि कैसे डोक्सा के बीच का शरीर उस हमले के कारण पड़ चुका था। और अब उस हमले को खाने के बाद डोक्सा को याद आता है कि उसे अच्छे से याद है कि नॉवल में भी ये दुनिया ऐसे ही थी, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी कभी भी जा सकती थी, इसी वजह से ही तो यो जंग्यो न जाने कितनी बार मरा था और डोक्सा तो बस यहाँ तक पहुँचने के लिए लगी था। और फिर डोक्सा यो जंग्यो को बताता है, मुझे अभी क्या भी मार दो, और वैसे भी हमेशा से तुम मुझे अपने हाथों से मारना ही तो चाहते थे, तो मुझे जल्द ही मारो। पर यो जंग्यो को बताता है कि शायद अभी भी वो कुछ कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी में वो ली सिल्वा को बुलाता है, जो कि एक प्रोफेशनल हीलर थे और डोक्सा को जिंदा रखने की इकलौती उम्मीद भी। पर डोक्सा चाहता था कि उसके शरीर का नीचे का हिस्सा सब कुछ कर चुका था, तो यहाँ पर ली सिल्वा भी उसे नहीं बचा सकते। और यहीं पर यो जंग्यो को गुस्से में चिल्लाते देखते हुए उसकी नजरें बंद हो जाती हैं और उस चारे अंधेरे में बस उसे रोशनी की किरण में एक नोटिफिकेशन दिखता है कि वो मारा गया था। पर एक कमाल की बात ये हुई थी कि उसने 100 में से 100 कर्म के पॉइंट्स को जोड़ लिया था और अब उसके किंग ऑफ नो किलिंग प्रिविलेज को एक्टिवेट करके वो वापस जिंदा हो सकता था। पर न जाने क्या होता है कि वो जिंदा तो वापस हो सकता था, उसकी एक्सक्लूसिव स्किल और भी स्टेज 3 अपने आप ही जबरदस्ती एक्टिवेट हो जाती है, जिससे अब वो ना जिंदा रहकर भी अपने आसपास के माहौल को देख पाएगा।
डोग्सा सच में मरने के बाद भी सोच रहा था कि सच में मरने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल सही सलामत था, पर वो सोच रहा था कि अगर वो प्रोटैगनिस्ट व्यू पॉइंट के फर्स्ट पर्सन में आ पाए और यो जंग की कुछ किस्म से एक को ले पाए तो वो शायद इस डिजास्टर ऑफ फ्लड्स को कुछ कर संभाल पाए। कि अपनी सोल स्टेट में वो सामने देखता है कि बीस्ट शिन यूसियांग अपने डायमेंशन गेट को खोलकर वहां पर भयंकर मॉन्स्टर्स को समोन कर रहे थे और सभी को ऑर्डर दे रहे थे अपने सामने दिख रहे हर एक चीज को ही तबाह करने का, क्योंकि ये टाइम था डिजास्टर का। और डोग्सा भी देख रहा था कि ये बड़े यूसियांग तो सिर्फ ग्रेड 7 और 6 ही नहीं बल्कि ग्रेड 5 तक के मॉन्स्टर्स को भी समोन कर रहे थे, जो कि आसानी से तबाही मचाने के लिए बहुत ही खतरनाक थे और सभी इंसानों से लड़ने की कोशिश तो कर रहे थे। पर बेशक इस अर्ली स्टेज में इन हाई ग्रेड के मॉन्स्टर का सामना करने का उनका लेवल नहीं था और डोग्सा इधर उधर देखता ढूंढ रहा था यो जंग को कि क्या वो यहाँ से बचकर निकल पाया था। कि तभी वहीं पर खड़ी शिन यूसियांग को अपने पीछे से एक गुस्से में चिल्लाती आवाज सुनाई देती है और पीछे मुड़कर देखने पर वो पाती है कि यो जंग अपने पूरे गुस्से और ताकत में उस पर हमला करते हुए चिल्ला रहा था, शिन यूसियांग मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज जो तुमने यहाँ पर किया है उसके बदले तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यो जंग किस बार से पूरी जगह तो कांप उठी थी, पर अपनी नजरों के सामने धुएं काटने के बाद डोग्सा देखता है कि यूसियांग ने उसकी तलवार को एकदम आसानी से अपने पैर से पकड़ लिया था और वो उसे बता रही थी कि यो जंग की तलवारबाजी काफी कमाल की तो हो गई है, पर फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर जितनी मर्जी बकवास कर ले वो अब के टाइम पर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और इतना तो उसके कैप्टन को भी अंदाजा होना चाहिए था कि फिलहाल के वक्त कम से कम भी उसके लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 10 साल तो लगने ही वाले हैं। पर चिल्लाता हुआ यो जंग बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रिग्रेशन में तो वो उसे मार कर ही रहेगा। और यो जंग को इतना गुस्से में देखकर शिन यूजियांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच में कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में था, क्योंकि आज तक उसने अपने कैप्टन को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। और वो यो जंग के बारों को डिफ्लेक्ट करती उसे पूछती है कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने जंग को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और यो जंग उसकी तरफ तेजी से आ रही और शिन यूजियांग के किक को ब्लॉक कर उसकी तरफ पूरी तेजी से एक मुक्का तो मारता है, जिससे बेशक यूजियांग डोज कर उसे मारकर पीछे गिराती है और उसे पूरी तरफ पीछे करने के बाद वो कुछ सेकंड्स का पद भी न लेती फिर से पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि उसी वक्त पर यो जंग के कैसी बात कर रहा है जो सभी को ही हैरान कर देती है। वो बंदा किम डोग्सा मेरा साथी है। और ये शब्द यो जंग की जुबान से सुनकर पूरी दुनिया के साथ साथ डोग्सा और यूजियांग दोनों हैरान हो गए थे, क्योंकि शिन यूजियांग अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक यानी 40+ रिग्रेशन तक यो जंग के साथ रही थी, पर आज तक उसने यो जंग को किसी को भी कभी भी अपना साथी कहते नहीं सुना था और न ही वो आज तक कभी किसी के लिए इतना गुस्सा हुआ था। इसलिए उसे पल रुकती हुई यूजियांग उससे पूछती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस आए के अभी बंदे को अपना साथी कहने की। पर यो जंग उसे साफ बता रहा था कि किम डोग्सा उसका साथी था, जो बात से डोग्सा भी सोच रहा था कि ये हरामखोर तो उसे हमेशा से मारना चाहता था, तो आखिर अभी उसे अपना साथी क्यों बता रहा था। कि फिर जब डोग्सा देखता है कि सिर्फ डोग्सा को अपना साथी कहकर ही न जाने कितने कॉन्स्टलेशंस ने उसकी बातों पर इमोशनल होकर उसे डोनेशंस दे रहे थे, जिससे डोग्सा को लगता है कि इस हरामखोर ने पक्का ये डोनेशंस के लिए किया होगा। और यहाँ पर यूजियांग याद कर रहे थे इतने सभी रिग्रेशंस में जितने भी उनके साथी मरे थे, यूजियांग ने बस यही कहा था कि अब वो एक मुर्दा लाश का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शिन यूजियांग अब और भी ज्यादा गुस्सा थे कि आखिर उसके ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। और वो पूरे गुस्से में उसकी तरफ आती है और उसकी तरफ एक जोर का गुस्सा दे मारती है, जैसे यूजियांग अपनी तलवार से ब्लॉक करता है। और शिन यूजियांग उसे यही बता रहे थे कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक अनजान बंदे को उसका साथी कहने के। और डोग्सा भी अपनी सोल स्टेट में परियों की तरह यूजियांग के पास उठा सोच रहा था कि यूजियांग जैसा ओवर पावर प्रोटैगनिस्ट पे यूजियांग का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता था। और एक तेज लात यूजियांग की तरफ घुमा दी। यूजियांग उससे पूछ रही थी कि आखिर उसके और उसके बाकी साथियों का फिर क्या हुआ, क्या वो सभी लोग उसके साथी नहीं थे। बड़ी दीदी जीहे का क्या हुआ, बड़े भैया युनसुंग का क्या हुआ और दीदी सियोलबा का क्या हुआ। आखिर बस सभी के सभी भी तो यूजियांग के लिए लड़े थे, तो आखिर फिर उनकी बार बार ऐसा इमोशनल क्यों नहीं हुआ था। पर उसके इतने बार खाने के बावजूद भी यूजियांग खड़ा हुआ उसे बताता है, मुझे इतना तो नहीं पता कि तुम किस बात पर गुस्सा हो और किस बात पर चिल्ला रहे हो, पर एक चीज मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस रिग्रेशन में तुमने मेरे साथी को मारा है और यही वजह काफी है ये कहने के लिए कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और उनके इस थ्रिल की वजह से तो डोग्सा भी थोड़ा इमोशनल हो गया था और उसे याद था कि वो बेस ऑफ सर्वाइवल इस बात की वजह से पढ़ता था। और ये जानकर कि उसके जैसे एक आम रीडर को यूजियांग अपना पक्का साथी बता रहा था, ये सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। और अब इस बात से डोग्सा की और भी स्किल का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यूजियांग इस बात से गुस्सा थे कि आखिर उसका कैप्टन कैसे बदल सकता है, अगर कैप्टन ही बदल गया वो इस बात को कैसे संभाल पाएगी, आखिर उसकी गुस्सा होने की वजह कहाँ चली जाएगी। और यहाँ पर डोग्सा सोच रहा था कि ऐसी चीजें देखने पर मजा तो आ रहा था, पर अगर वो प्रोटैगनिस्ट के व्यू पॉइंट पे नहीं पहुंचा तो चीजें और भी बदतर होती जाएंगी। इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट के व्यू पॉइंट पर स्विच होना चाहता था, यानी यूजियांग के शरीर में। पर ये करने से वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि वो इस चीज की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोटैगनिस्ट के व्यू पॉइंट में आने के लिए उसे 2 कंडीशंस को पूरा करना था। पहला कि उसे मौत की स्टेज
फेज में होना चाहिए था, और दूसरा वो जिसके शरीर के साथ स्विच होना चाहता है उस व्यक्ति और डोग्जा को दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोच रहा होना चाहिए। और क्योंकि डोग्जा मरा हुआ था तो पहली कंडीशन तो पक्का पूरी थी, तो मुश्किल आ रही थी दूसरी कंडीशन पे, क्योंकि इस वक्त उसके सामने मौजूद यो चंग किसी भी व्यक्ति के नहीं सिर्फ के सिर्फ बदले के बारे में सोच रहा था। और उसके गुस्से ने उसे एकदम ही पागल कर दिया था कि कोई भी उसे देखकर इतना तो नहीं कहेगा कि ये बंदा कहानी का हीरो है। कि शिन यू सेंग उसे बताते हैं कि उसने अपने प्लान को अब थोड़ा सा बदल लिया था, क्योंकि अब वो यो चंग के साथियों को एक एक कर मारेगी, जिससे कैप्टन को और भी ज्यादा दर्द होगा। क्योंकि अब वो देखना चाहती थी कि क्या अब कैप्टन सच में अपने बाकी कंपेनियंस की भी उतनी चिंता करता था या फिर नहीं। और फिर वैसे कुछ हाई ग्रेड के मवी मॉन्स्टर्स को बुलाकर वो यो चंग को बंदी बनवा देती है। और डॉग सब परेशान हो गया था, क्योंकि उसे फटाफट कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इस वक्त उसके बारे में ही सोच रहा हो। कोई भी काम करेगा बस उसे कोई ना कोई मिल जाए, कोई भी उसका साथी। और वैसे अपनी साथियों को लिस्ट देखते हैं, उसे अपना वो साथी मिलता है जो कि शायद इस सिचुएशन में उसके अंदर स्विच करना शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। योजंग को बांधने के बाद शिन यूसेंग के ख्यालों में अभी भी सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि आखिर क्या ये बंदा सच में किसी को दिल से अपना साथी कह रहा था। और मे भी शायद अगर योजंग किसी रिग्रेशन में बदल गया है तो उसे थोड़ी सी उम्मीद आई थी कि शायद वो भी बदल सकती है, कि कुछ बंदे उसे डिजास्टर चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े थे। बेशक अगले ही पल वो मक्खन की तरह बीच से काटे जाते हैं कि तभी गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए उसके पीछे से तेजी से लीच ये भागते आ रही थी, जो गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी कि आखिर उस राक्षस ने उसके मास्टर की क्या हालात कर दी थी। और यूजेंग तो इतने टाइम बाद अपनी बड़ी दीदी जीहे को देखकर बहुत ही खुश होती है। और फिर टाइम बाद उनकी कुछ ही पल की लड़ाई के बाद बेशक हम देखते हैं कि ली जीहे उसकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाई थी, और उनकी लड़ाई के बीच में सारा ही साइड का समुद्र सभी जम बैठा था। और यूजेंग उसे बता रही थी कि जीहे दीदी उनकी टीम की फ्लीट कमांडर की तरह थी, जो समुद्र की लड़ाइयों में सच में कमाल की थी। पर जीहे उसे बताती है मजाक बंद करो, मैं तुमसे बड़ी कैसे हुई, तुम साफ साफ मुझसे ज्यादा बड़ी हो। और यूजेंग उसे बताती है कि उसे सच में दीदी पर तरस आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैसे अंत तक यूजेंग सिर्फ के सिर्फ उसका इस्तेमाल ही करेगा और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देगा। और फिर आराम से जीहे की तेज वार से बचकर वो उसे बता रही थी कि ले जीहे दीदी अंत तक चाहती थी कि यूजेंग को उसकी इज्जत करे। और जीहे समुद्र की लड़ाइयों में मारी गई थी, जिन लड़ाइयों में वो सबसे ज्यादा काबिल थे। और यूजेंग बताती है आप जानते हैं आपके मरने के बाद यूजेंग ने आपके बारे में क्या कहा था, कि ले जीहे के मरने के बाद आज से समुद्र की लड़ाइयाँ थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, जैसे कि आप कोई काम चलाने का हथियार होते हैं। पर चिंता मत कीजिए, इस रिग्रेशन में मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी और आपको बिना दर्द के इस दुनिया के पार भेज दूंगी। और वैसे ही अपनी पूरी ताकत से वो उसे मारने के लिए एक तेज वार कर सीधा जमीन में काट देती है। और उसके मारने से उसने ली जीहे को यहीं पर मार दिया था कि यहाँ पर एक तरफ 5th ग्रेड मॉन्स्टर की बर्फ को तोड़ता ली ह्यूनसुंग समुद्र में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। और उसे ढूंढते हुए वहाँ पर ल्यूसेंग भी आती बता दिया कि वो जानते थे कि ह्यूनसुंग बड़े भैया पक्का यहीं पर लोगों की जान बचा रहे होंगे, क्योंकि पिछले हर एक रिग्रेशन में उन्होंने हमेशा उसकी भी जान बचाई थी, चाहे वो जब भी खतरे में हो। वो उनकी रक्षा करने के सबसे काबिल शील्ड है। कि ह्यूनसुंग उसकी तरफ देखता उसे ना जानता को पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी भी देखा है। कि यूजिंग वहाँ पर समॉन करती है ग्रेड 5 की मॉन्स्टर स्पीशीज हैवी मेटल कॉन्को। और एक ग्रेड 5 का मॉन्स्टर आपको पता है कितना ताकतवर होता है, और वैसे अपनी पूरी ताकत से वो ह्यूनसुंग पर लगातार तेजी से हमले कर रहा था। और यूजिंग उसे बता रही थी कि बड़े भैया ह्यूनसुंग सच में अभी भी उसे यूजिंग के पालतू कुत्ते की तरह थे, जो अपनी मौत के सामने भी अपने मालिक के लिए हमेशा वफादार रहते थे। और वो उसे बता रहे थे आप जानते हैं बड़े भैया ह्यूनसुंग आपने कितने लोगों की जिंदगियां बचाई थी, और आप यूजिंग को ड्रैगन के हमले से बचाते बचाते खुद मारे गए थे और एकदम ही राख बनकर मिट गए थे। पर आप जानते हैं आपके मरने के बाद यूजिंग ने क्या कहा, कि आज मेरा एक वफादार कवच टूट गया है। कि यहाँ पर ह्यूनसुंग उस ग्रेड 5 के मॉन्स्टर का सामना करता, उसके बारों को ब्लॉक कर अपनी स्किल से अपने हाथ को बढ़ाकर अपने ताकतवर मुक्के से कुछ कर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और यहाँ पर उसके पीछे उन सभी की बातें सुनाती यूजिंग चाहती थी कि आखिर उसके बाकी साथी को भी अंदाजा हो और पता चले कि आखिर यूजिंग का साथी बनने का दर्द कैसा होता है, वो दर्द जो इतने टाइम से उसने महसूस किया था और वो पीड़ित चीज है जो उसने देखे थे। पर उसके सामने खड़ा ह्यूनसुंग उसकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाया था। और वो उसे एक बात साफ साफ क्लियर करता है कि वो कोई भी यूजिंग की बातें नहीं मानता था, और ना ही वो यूजिंग का साथी था, बल्कि जिसके साथ वो था किम डोक्चा। और इस तितले मतले नाम को एक बार फिर से सुनकर यूजिंग की दुनिया फिर से टूटने लगती है कि आखिर ये किम डोक्चा कौन था, और आखिर ये रिग्रेशन ऐसा क्यों था, क्योंकि सब कुछ पिछले रिग्रेशन से बिल्कुल अलग चल रहा था। और फिर वो अपनी पूरी तेजी से बढ़कर ह्यूनसुंग पर अपनी पूरी ताकत का हमला करती है, इस उम्मीद में कि वो उसे एक ही बार में बिना दर्द की मौत पर सुला पाए। और फिर उससे एक वन साइडेड लड़ाई के बाद वो बस एक ही बात के बारे में अपने मन में सोच रही थी कि आखिर यह किम डोक्चा कौन है जो बार बार सभी की जुबान पर आ रहा था। और वो देख रही है इधर उधर हर एक लोगों को जो अभी तक तो मारे गए होने चाहिए थे, या फिर इस वक्त जबरदस्ती यूजिंग के अंडर काम कर रहे होने चाहिए थे, वो सभी लोग आखिर किसके ऑर्डर्स मान रहे थे। और वहाँ पर ढेर से इंसान आ जाते हैं और लगातार मिलकर अपनी अपनी स्किल से यूजिंग पर हमला करते हैं, और उनमें से कोई भी यूजिंग की बनाई गई शील्ड को स्क्रैच तक भी नहीं दे पाता। और फिर वो वहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को समॉन कर उन इंसानों को मरवाने लगती है कि तभी उसके पीछे से एक
एक आइस ब्रिज हमला काफी तेजी से बढ़ता आ रहा था और बड़ी यूसेंग उसे देखते कहती है ये फ्रोस्ट ब्रेथ हमले को करने वाला सिर्फ क्वीन मेराबादी हो सकती है। और वही एक्चुअली में था, समुद्र से निकल दिया थे क्वीन मेराबादी थी जो उस पर हमला कर रहे थे। जिसे देखते यूसेंग भी सोच रहे थे कि आखिर इस धरती के राक्षस उस पर हमला क्यों करेंगे, जबकि वो खुद थे इन मॉन्स्टर्स की लोड है कि क्वीन मेराबाद के ऊपर से उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम भविष्य की मैं हो ना, भविष्य की मैं इतना तो नहीं जानती कि तुम ये बुरे कर्म क्यों करने पर उतरी हो, पर हिम्मत भी मत करना बड़े भैया को हाथ लगाने की। और उसे देखने के बाद बड़ी यूसेंग के दिमाग में तरफ एक सोच आई थी कि उस आरामजादे योजंग्युक ने पक्का उसके पास सेल्फ को पहले ढूंढ लिया होगा और ये बेचारी छोटी यूसेंग पक्का मतलब योजंग्युक को बचाने के लिए यहाँ पर उसे लड़ने आई थी। जो बात उसे और भी इरिटेट करने के लिए काफी थे और अपने मन में योजंग्युक को गालियां देते। वो अपने डिमेंशन से लाई गई क्वीन मेराबाद को बुलाती है और उन दोनों ही क्वींस की आपस में लड़ाई होने लगती है। और यूजियंग को लग रहा था कि उसने पक्का उसके छोटे सेल्फ को इस वर्ल्ड लाइन में पहले ही मारने के लिए ढूंढा होगा ताकि वो छोटी यूजियंग को मारकर इस डिजास्टर को आने से टाल पाए। और उसी लड़ाई के बीच में छोटी यूजियंग नीचे गिर जाती है जिसकी तरफ बड़ी वाली आ गई थी और अपने ही बड़े सेल्फ को देखकर छोटी यूजियंग घबरा जाती है कि क्या सच में बड़े होकर क्या वो इतनी बहरा और डरावनी बन चुकी थी। और फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते वो अपने ही पास सेल्फ को हाई करती है कि उससे पहले आगे ज्यादा कुछ होता एक गोल्डन थ्रेड से आकर उसके हाथों को पूरी तरह से खेल लेते हैं। और ये करने वाली और कोई नहीं बल्कि योसांग आई थी। और बड़ी यूसेंग को समझ नहीं आता कि ये कॉन्स्टलेशन तो ओलंपस का थे और ऐसा कोई भी व्यक्ति योजंग्युक की टीम में तो नहीं था। और अगली पल नजरें घुमाकर ग्रेड 6 की स्पीशीज पे बैठा हुआ छोटा गिलियांग उस पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ा था। और गिलियांग भी उसकी तरफ बढ़ता हुआ उससे सवाल पूछता है, आखिर तुमने बड़े भैया के साथ क्या किया, मुझे अभी क्या भी बताओ, बड़े भैया डोक्सा कहाँ पर है। और बस ये नाम को बार बार सुनकर यूजियांग के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। आखिर ये व्यक्ति कौन था? किम डोक्सा, जिसने मरने पर योजंग्युक को गुस्सा दिला दिया। वो साथी जो कभी योजंग्युक के थे, उसने उन्हें अपना साथी बनवा लिया। जो लोग मर जाने चाहिए थे वो भी अभी तक जिंदा रहकर इस सिनेरियो को टालने में मदद कर रहे थे। जिन चीजों से अब सारी बातों को छोड़कर वो सिर्फ एक ही बात जानना चाहते थे, किम डोक्सा आखिर सच में तुम हो कौन? और फिर वो उसकी तरफ बड़े टिटानो को अपने एक ही ताकतवर रोशनी के हमले से हरा देती है। और अब टिटानो के हारने के बाद गिलियांग एकदम गुस्सा होकर तेजी से उस पर हमला करने के लिए एंटेनस को छोड़ता है। और यूसेंग भी एंटेनस को जानते थे और उसे समझ नहीं आता कि क्रोनोस की क्वीन को आखिर एक बच्चा अपना सर्वेंट कैसे बना सकता है। खैर पर जो भी हो वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं थी और वो एंटेनस को अपने एक ही हाथ से मसल देती है। और गिलियांग की तरफ बढ़ते हुए वो उसे बता रही है कि एक बच्चा जो एक गाइड तक को भी टेम कर सकता था सच में कमाल का था और उसके जैसा बच्चा पक्का भविष्य में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। पर अब क्या वो उसे पहुंचने देगी? और फिर वो गिलियांग को उसके गले से उठाने है और उसके सांसों को अपने हाथों में थाम वो उससे पूछती है कि आखिर ये डोक्चा कौन है, मुझे बताओ कि ये किम डोक्चा कौन है, वरना बस यहीं पर मारे जाओ। तभी बहुत ही तेजी से सीधा एक हमला उसकी तरफ ही बढ़ता है। पर अहम वक्त पर गिलियांग को उठाकर वो सामने से बच जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब ये हमला करने वाला कौन था। और वहीं साइड में नजर घुमाकर वो देखती है कि ली चिए और युनजुंग भी दोनों ही उसके ताकतवर हमले खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा थे, जबकि उसे पक्का लगा था कि उसने अपने हमलों में उन्हें मारने योग्य ताकत डाली थी। और अब फिर गुस्सा होकर फैसला लेती है कि पहले वो इस छोटे बच्चे को मारेगी, उसके बाद बाकियों को पकड़कर पूछेगी कि आखिर मुसीबत किम डोक्सा था कौन। और गिलियांग को दुनिया से अलविदा करते वो अपने पंजे में ताकत डालने वाली थे, पर न जाने उसके हाथों को कुछ होने लगता है, उसका अपने ही हाथों से कंट्रोल उठने लगता है जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था। और पहले उसे एक ख्याल तो आया था कि शायद ये उस एंटीनेस पैरासाइट का असर हो सकता था, पर फिर भी एक मामूली सा गाइड एक डिजास्टर के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता था। तो फिर आखिर उसका शरीर उसकी बात क्यों नहीं मान रहा था। और फिर उसका हाथ गिलियांग को भी नीचे छोड़ देता है और यूजियांग को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो उसे रुकने को कह बता रहे थे, शिन यूजियांग अभी क्या यहीं पर रुक जा। और उसे अपने पीछे महसूस हो रहा था जैसे एक व्यक्ति उसके ऊपर ही खड़ा उसे देख रहा था, बिल्कुल एक भगवान की तरह। वो पीछे मुड़कर भी उसे देख नहीं पा रहे थे, पर फिर भी उसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। और अब वो जोर जोर से चिल्लाती पूछने लगती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था और आखिर किसकी आवाज उसे कब से परेशान कर रही थी। और यह सांगा ली चिए, युनजुंग और छोटी शिन यूजियांग भी देख रहे थे कि बड़ी यूजियांग को कुछ हो रहा था और वो बस अपने सर को पकड़ जोर जोर से चिल्ला रहे थे किसी को उसके दिमाग से निकलने के लिए। और वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जब उसे अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति का एहसास महसूस हो रहा था जो कि उसके साथ तो कभी नहीं था। और फिर भी उसे याद हो रहा था कि जैसे वो इंसान उसे बहुत प्यार करता था और उसकी आवाज को सुन सुनकर उसके दिल तक में भी दर्द हो रहा था। इसलिए दर्द में चिल्लाती हुई वो बस उसे उसके दिमाग से निकलने को कह रही थी कि उसे फिर से उसे पुकारते डोक्सा की आवाज सुनाई देती है। और बड़ी यूजियांग की नहीं थी जिसे ये आवाज सुनाई दे रही थी, बल्कि उस आवाज को सुनती हुई छोटी यूजियांग भी बड़ी यूजियांग के पास आ जाती है और एकदम ही इमोशनल होकर पूछती है, बड़े भैया डोक्सा क्या ये आप हो? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या आप मेरे इस बड़े सेल्फ के साथ हो? और हाँ, उसके पीछे ही एक्चुअली में किम डोक्सा मौजूद था। और दरअसल हुआ क्या था, जब डोक्सा किसी के फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मोड में आना चाहता था उसे अपनी कैरेक्टर लिस्ट में दिखा था कि उसकी यूएसएंग के साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होने के चलते वो उसकी बॉडी में भी आ सकता था। तो उसने छोटी यूएसएंग की अंडरस्टैंडिंग से बड़ी यूएसएंग के शरीर में आने का सोचा, पर ऑब्वियसली वो एक डिजास्टर के ऊपर माइंड कंट्रोल नहीं ले सकता था, तो इसलिए वो एक ही टाइम पर उसी की बॉडी के अंदर था और वो बाद में होने वाले हर एक पल को शिन यूएसएंग की नजरों से देख रहा था। और साथ ही साथ वो उसके महसूस करने वाले इमोशंस को भी फील कर पा रहा था कि कैसे शिन यूएसएंग हर पल सोच रही थी कि आखिर उस पलों का क्या हुआ, आखिर वो इतने हजारों
हजारों साल क्यों तड़पती रही और क्या उसका बस इस्तेमाल किया गया? ये शिन यूसिंग की सोच थी और इसी बदले के गुस्से में वो हर एक पल हर एक चीज को मारना चाहती थी और यही सोच किम डोक्सा के साथ भटक रही थी क्योंकि वो यूसिंग के दर्द को महसूस कर पा रहा था, उसके हाथों से मारे गए लोगों को महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वो और शिन यूसिंग दोनों ही एक हो गए हों। और उस पल जब ली जी यूसिंग पर हमला करने के लिए टूट पड़ी थी और जब यूसिंग उसे मारने ही वाली थी, डोक्सा उस वक्त भी उसके शरीर में मौजूद था और चाहे वो उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल तो नहीं कर सकता था, पर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर न जाने में शिन यूसिंग के वार को कमजोर कर दिया था। और यही सेम चीज उसने ह्यूनसुंग के बारे में की थी, पर यह चीज करने का असर उसकी आत्मा पर बहुत ज्यादा पड़ा था और उसका पूरा पान दर्द से कांपने लगा था। और फिर भी अपने साथियों की जान बचाने के लिए इतना दर्द तो कुछ भी नहीं था और हर पल उसके इमोशंस को महसूस कर उसकी शिन ह्यूसिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और वैसे ही कर डोक्सा ने उसे अपने सभी साथियों को मारने से रोका था। और अब बड़ी ह्यूसिंग उससे पूछ रही थी कि आखिर सच में डोक्सा कौन है और आखिर वो उसे क्यों रोक रहा था, आखिर वो उसके रास्तों में क्यों आ रहा था और आखिर कैसे वो उसके दिमाग में बैठा था। और वो अपने शरीर पर काबू पाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी कि डोक्सा को आवाज लगाती हुई छोटी ह्यूसिंग भी फटाफट बड़ी वाली के पास पड़ती है और वो डोक्सा से मिलने के लिए बड़ी वाली का हाथ पकड़ती है कि वहाँ पर टाइम लेंस के साथ छेड़ा-छेड़ी शुरू हो जाती है और एक अलग की तरह की रोशनी वहाँ पर चमकने लगती है और कोई भी नहीं समझ पाता कि आखिर वहाँ पर अब क्या हो रहा था। यहाँ पर छोटी ह्यूसिंग और बड़ी ह्यूसिंग की यादें आपस में टेप रोल की तरह जुड़ने लगी थी। छोटी ह्यूसिंग देख पा रही थी कि कैसे बड़ी वाली को क्या क्या दर्द सहना पड़ा था और बड़ी वाली देख पा रही थी कि कैसे छोटी ह्यूसिंग को किम डोक्सा मिला था जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रखती थी। पर बड़ी ह्यूसिंग नहीं चाहती थी कि छोटी वाली को इन यादाशों का बोझ सहना पड़े। अब वहाँ पर डोक्सा उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ खड़ा था और एक्चुअली में डोक्सा की एक्सिस्टेंस की वजह से ही उन दोनों की यादाशें आपस में जुड़ रहे थे और वो उन दोनों शिन ह्यूसिंग के बीच एक मशीन की तरह था जो दो कटी फिल्म टेप्स को जोड़ रहे थे। पर यहाँ पर बड़ी शिन ह्यूसिंग एकदम दर्द से इरिटेट होकर इन फालतू की यादाशों को छोड़ने की कोशिश करते अपने ही दर्द कर रहे हाथ को जड़ से उतार देती है ताकि वो अपने दिमाग में बैठे किम डोक्सा से छुटकारा पा पाए। और अब शिन ह्यूसिंग के सेंसेस के जागने से डोक्सा की आत्मा पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था और वो सोच रहा था कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए और अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो ये डिजास्टर सिनेरियो पूरा बर्बाद हो जाएगा। पर इस बार अब डोक्सा उस बड़ी शिन ह्यूसिंग को भी धोखा नहीं देना चाहता था। उसका दर्द उसने सहा था, उसकी यादें उसने महसूस की थी और डोक्सा ही था जो उसके बारे में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से जानता था। और फिर किंग ऑफ नो किलिंग के प्रिविलेज के एक्टिवेट होने पर वो वापस अपनी मौत से जिंदा हो जाता है और अब उसका शरीर भी पूरी तरह रीजनरेट हो गया था और जिंदा होने के बाद अब उसे एक फटाफट एक चीज करनी थी जिसका पछतावा उसे कभी ना। और डोक्सा जिंदा होता है एकदम ही पूरा नंगा और वो फटाफट अपने पास ही पड़े कपड़ों को और अपनी सभी आइटम्स को उठाने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे से एक गुस्से की आवाज आती है डोक्सा। और डोक्सा पीछे मुड़कर देखता है कि एकदम कंफ्यूज हो रखा ह्यूसिंग क्यों उसे देखता हुआ गुस्से में चिल्ला रहा था डोक्सा मुझे बताना चाहोगे कि अब ये क्या है। और मतलब डोक्सा थोड़ा कंफ्यूज तो था कि अब उसे इस बंदे को क्या बताना चाहिए। और खैर वो उससे पहले ये बात कंफर्म करता है ह्यूसिंग तुम्हारा भाई, मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में समझाऊंगा पर इतना जान लो कि अगर तुमने गुस्से में मुझे इस बार मार दिया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। और फिर उन पट्टी वाले मॉन्स्टर्स को मारकर वो उसे वहां से निकलवाता है और बताता है कि उन्हें फटाफट सिनेरियो की जगह पर जाना पड़ेगा वरना आगे आने वाली मुश्किलें बढ़ सकती थी। और उस सिनेरियो वाली लोकेशन पर जब पीछे किसी के आने का एहसास कर छोटी शिन ह्यूसिंग मुड़कर देखती है डोक्सा को जिंदा और एकदम सही सलामत देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है और वो ह्यूसिंग को एक तरफ करता है कि यहाँ पर डोक्सा के सभी साथी उसकी चिंता में उसके पास आ जाते हैं। पर यहाँ पर डोक्सा का ध्यान था अपने सामने की तरफ जहाँ पर वो देखता है बड़ी शिन ह्यूसिंग को एकदम बुरी हालत में उसके हाथों से और पूरे शरीर से एकदम खून बह रहा था। और फिर वो बाकियों को छोड़कर उस डिजास्टर की तरफ बढ़ने लगता है और शिन ह्यूसिंग को आवाज लगाता वो उसे ऊपर देखने को कहता है और बड़ी ह्यूसिंग भी उसकी तरफ देखते एकदम कंफ्यूज थे। और यहाँ पर एक बात तो पक्की थे कि डिजास्टर ऑफ फ्लड की इस हालात में वो उसे आसानी से मार सकते थे। और ह्यूसिंग डोक्सा से पूछती है कि आखिर वो सच में कौन था जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया था और ये सारा का सारा रिग्रेशन ही एकदम बदल गया था। यहाँ पर ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और डोक्सा के साथ साथ सभी उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे कि डोक्सा उसे प्यार से बताता है तुमने सच में काफी मेहनत की शिन ह्यूसिंग, मैं तुम्हारा सच में काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। जिस बात से कंफ्यूज होकर ह्यूसिंग पूछती है कि आखिर वो कौन था और आखिर वो उसका इंतजार क्यों कर रहा था, जिस बात पर डोक्सा से बताता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो इस दुनिया को वैसा बनाना चाहता था जैसा एक टाइम पर शिन ह्यूसिंग चाहती है। और ह्यूसिंग भी उसे कुछ बताना चाहती थी कि ह्यूसिंग के बारे में दूसरी लोधी पर्सन जानती जो सांगा भी उसके पास आती है और वो दोनों ही आपस में एक फैसला लेते हैं। और फिर डोक्सा सभी को अपनी तरफ देखने को कहता है, उन्हें एक बात की अनाउंसमेंट करता है कि वो इस डिजास्टर को नहीं मारने वाला और इस बात की आखिर क्या वजह थी और डोक्सा क्या चाहता था इतना ह्यूसिंग को भी नहीं पता था। डोक्सा बताता है कि उसके इस बात के कोई भी खिलाफ नहीं जाएगा और न ही इस बात के खिलाफ की आवाज सुनने पाता था। तो बस उसे उम्मीद है कि कोई भी इस बात पर ऑब्जेक्शन ना उठाए। और बाकी सभी भी डोक्सा की बातें बस सुन रहे थे और लीजे कोई आइडिया काफी अजीब लगता है पर ह्यूसिंग बोलता बताता है कि पक्का डोक्सा जो कर रहा है वो पक्का सबसे बेहतर ऑप्शन होगा तो बेशक वो डोक्सा की साइड लेगा। छोटा गिलिंग भी बताता है कि बस डोक्सा से एक छोटा सा मुक्का मारने दे और बाकी वो पूरी की पूरी उसकी बात मानेगा। जिन बातों से जिये भी परेशान होकर कहती है कि वेल सभी ये कह रहे थे तो उसका क्या ही था बीच में बोलने का, क्योंकि डोक्सा कौन सी उसकी सुनने
सुनने वाला था। और अब लास्ट बारी थी छोटी यूजिंग को बताने की कि आखिर वो क्या चाहती थी। और डोग्जा को तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो क्या चाहती थी। कि पीछे वो डिजास्टर शिन यूजिंग उन पर चिल्लाती उसे बता रही थी कि आखिर वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि उसे जिंदा छोड़ना चाहिए या फिर नहीं। और एकदम इरिटेट हुई वो बताती है कि वो 40+ रिग्रेशन तक जिंदा रही है और उसे ऐसी चीजें पता है इस दुनिया के बारे में जो कोई भी नहीं जानता होगा। वो बेशक यहाँ पर सभी कुछ जानते थे पर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे नहीं जानते थे। और वो चिल्लाती बता रही थी आखिर तुम कहाँ समझ सकते हो वो दर्द, वो टाइम जो मैंने अकेले में बिताया है। आखिर मेरा ऐसा दर्द कौन समझ सकता है। कि वही अपने सामने मौजूद उसके कैप्टन की तरफ देख उसे एक बात रियलाइज होती है कि यो जुंगिक भी तो उसकी तरह अलग अलग दुनिया में गुमा रखा था। उसने भी तो आखिर अपने करीबी लोगों को गवाया था पर अंततः फिर भी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय जीवित रहने के अलावा। और इस पूरी दुनिया में वो लौता व्यक्ति था जो उसके दर्द को पूरी बराबरी से समझ पाए। यो जुंगियो के रिग्रेसर था जिसके पास लोगों के साथ बिताए पलों की यादें थी पर लोगों के पास नहीं। और वो उड़ता हुआ शिन यूजिंग को बताता है कि एक रिग्रेसर को हमेशा पता होता है कि आखिर भविष्य में कौन सा व्यक्ति क्या बनेगा। कभी कभार एक अच्छे व्यक्ति को भी देखकर उन्हें अगर पता हो कि ये भविष्य में बुरा बनकर उसके साथियों को मार देगा, उसे उस व्यक्ति के बुरे बनने से पहले उसे मारना पड़ता था। उसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे जो लोग उसे अनजान समझते थे वही लोग उसके साथी हुआ करते थे। पर वो भविष्य जो हुआ ही नहीं है वो आखिर बाकियों को कैसे समझाए। वो अपने आने वाले साथियों को जानता था पर वो नहीं जानते। वो अपने आने वाले दुश्मनों को जानता था पर वो नहीं जानते। पर फिर भी एक्टिंग के तौर पर ही उस जिंदगी को उस चीजों को बार बार करना पड़ता था। और अभी तक वो ऐसे ही तो जी रहा था। उसने पहले से उन हादसों का एक्सपीरियंस कर रखा था जो होने वाले हैं। और अगर वो फिर से एक बार वही गलती दोहराएगा तो उसकी जिंदगी कभी भी जा सकती है। कि यूजिंग चिल्लाती बताती है कि यही तो वजह थी जिसकी वजह से हमेशा उनके साथी मारे गए थे। जिस बात पर यो जुंगियो उसे बताता है कि यूजिंग बेटा बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी जी रही थी और अगर वो चाहती है तो वो उसके खिलाफ उसकी नफरत को झेल लेगा और उसके पापों का घड़ा भी अपने कंधों पर उठा रखेगा। तो इसलिए उसे इस राउंड में जिंदा रहना था। और अब बस ये बात कहने के बाद यो जुंगियो मुंह पर तब वापस जाता है और चाय यहाँ पर कोई नहीं देख पाता। पर किम डोग्जा उस बोझ को अच्छे से समझ पाता था जो यो जुंगियो घर पर अपने कंधों पर उठा रखा था। और फिर डोग्जा शिन यूजिंग के पास आता है और उसे बताता है कि ये राउंड अब उनका नहीं था बल्कि ये सिनेरियो अब उसका था शिन यूजिंग का। कि तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्ट गेट खोलकर हवा में अनाउंसमेंट करता हुआ वो हरामजादा एक टर्मिनेटेड डोगा भी आ जाता है जो उन्हें साफ बताता है कि वो जो भी करना चाहते हैं यहीं पर रुक जाए तो बेहतर होगा। और डोग्जा पहले से जानता था कि ये हरामी डोगा भी पक्का कोई ना कोई मुसीबत लाने की कोशिश करेगा। और वो उससे पूछता है कि आखिर वो कोई भी सिनेरियो के रूल्स को नहीं तोड़ रहा है तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी। जिस बात पर वो डोगा भी कहता है कि क्या वो लोग पागल थे जो एक डिजास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात तो बेशक रूल्स के खिलाफ होगी ना क्योंकि दिए गए सिनेरियो में साफ साफ लिख रखा है कि उन्हें डिजास्टर को मारना है तो बेशक उन्हें स्क्रिप्ट के मुताबिक इस सिनेरियो को पूरा करना ही पड़ेगा। जिस बात पर डोग्जा से बताता है अच्छा तो तुम्हारा यह मतलब था तो तुम्हें उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डिजास्टर को मारूंगा पर अभी नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो सिनेरियो में साफ साफ लिख रखा है कि इस चीज की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है तो ये हम लोगों के ऊपर है कि हमें ऐसे कब मानना है। और यहाँ पर डोग्जा जानता था कि चाहे जितने मर्जी रैंक का डोगा भी हो वो सिनेरियो के बीच में एंटरटेनमेंट देने के लिए सब सिनेरियो देखकर रूल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं पर वो कभी भी एक मेन सिनेरियो के रूल्स को नहीं छेड़ सकते। और इस वक्त ये वैसे भी एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर अच्छाई और बुराई साफ दिख रही होगी। तो एब्सोल्यूट गुड की तरफ से ढेरों कॉन्स्टलेशंस उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ बिल्कुल वैसे ही सब्सक्राइब वो वियावन भी काफी हैरानी के लोग से डोग्जा की तरफ देख रहा था क्योंकि यहाँ पर इन एब्सोल्यूट गुड के कॉन्स्टलेशंस का काम था ये जज करना कि कौन से कैरेक्टर्स बुरे हैं और कौन से अच्छे हैं। इसलिए वो हमेशा अच्छाई को चूज कर उनकी साइड लेंगे। और फिर टर्मिनेट डोगा भी बताता है कि वो इस चीज को नहीं होने दे सकता। और यहाँ पर बियांग भी डोग्जा से पूछ रहा था कि आखिर डोग्जा करना क्या चाहता है। जिस बात पर डोग्जा से बताता है कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो बियांग को ही बाकी सिचुएशन को संभालना पड़ेगा क्योंकि वह अगर नहीं संभाला तो दोनों का काम साथ में ही खराब होगा। इसलिए अब अपने साथ साथ डोग्जा ने बियांग को भी मुश्किल में डाल दिया था। और वो इंटरमीडिएट डोगा भी बताता है कि जैसा डोग्जा चाहता है ये सिचुएशन वैसे तो बिल्कुल खत्म नहीं होगी। और फिर वो सभी को एक नया सब सिनेरियो दे देता है जो था डिजास्टर ऑफ फ्लड शिन यूजिंग को मारना जो काम कर उन्हें डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यानी वो 1 लाख कॉइंस अपनी जेब से दे रहा था बस क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सिनेरियो किम डोग्जा के हिसाब से चले। और डोग्जा को लगा था कि अब सभी के सभी पर हमला करेंगे कि वहीं पर जिन में वो द रूलर ऑफ ब्यूटी और साथ ही मटेरिया रूलर चार सांक्यम और जियोनिल्डो और बाकी लोग आकर उस डिजास्टर की रक्षा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा था डोग्जा पर। जिस बात से वो डोगा भी बहुत ही डिसअपॉइंट होता है कि सच में सियोल के इनकार्नेशन बहुत ही ज्यादा निकम्मे थे जो एक डिजास्टर को मारने से ही घबरा रहे थे। और यहाँ पर शिन यूजिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में क्या इंसान था डोग्जा जो डोगा भी के खिलाफ भी सिचुएशन को मोड़ सकता था। और अब इसी बात से एकदम चिढ़ गया इंटरमीडिएट डोगा भी बताता है कि वो जान चुका है कि डोग्जा क्या चाहता है पर आज चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके प्लान को कामयाब तो नहीं होने देगा। और हंसता हुआ वो इंटरमीडिएट डोगा भी बता रहा था कि जैसा उसने डोगा से सुना था कि डोग्जा का पूरे सिस्टम को एंटरटेन करने का तरीका सिर्फ लड़ाइयों से ही नहीं था बल्कि वो कॉन्स्टलेशंस को भी अपनी तरफ अपने भावों से खींचना चाहता था। और हर एक चीज को अच्छे से जानता हुआ किम डोग्जा भी सोच रहा था मैंने जानबूझकर वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे डिजास्टर की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है ताकि कॉन्स्टलेशंस शिन यूजिंग पर तरस खाएं। और हर एक टाइम जब भी मैं सिनेरियो के खिलाफ था ताकि सिर्फ मैं सिनेरियो को एक डायरेक्शन में मोड़ पाऊं। और यहाँ पर हिस्टोरिकल ग्रिड के सभी कॉन्स्टलेशंस डोग्जा की हिम्मत के दाद दे रहे थे
थे और डोग्सा जानता था कि अगर सभी कॉन्स्टेलेशंस उसकी साइड पर होंगे तो इस इंटरमिटेंट डोकाबी को भी उसकी बात को मानना पड़ेगा। और फिर वो उस डोकाबी को साफ साफ बताता है फटाफट उनका रिपोर्ट देकर इस सिनेरियो को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर 5वां सिनेरियो खत्म ना भी हो तो वो छठे सिनेरियो के बीच में कभी नहीं आएगा, जिसका मतलब था कि वो बड़ी शिन यूजिंग के साथ ही उस छठे सिनेरियो में आगे बढ़ सकते हैं। और वो डोकाबी भी डोग्सा को बताता है कि आज तक वो अपनी जिंदगी में जितने भी इनकारनेशन से मिला था किम डोग्सा उन सभी में से सबसे खतरनाक और समझदार था, पर फिर भी इस बार किम डोग्सा की होशियारी यहाँ पर नाकामयाब हो गई थी। और डोग्सा मानना तो नहीं चाहता था, पर उसे अंदाजा लग गया था कि उस डोकाबी का इस बात से क्या मतलब था। और एक गंदी मुस्कुराहट देता वो उसकी साइड में मौजूद कॉन्स्टेलेशंस को बताता है कि वो चीज करने वाला है जिसका सभी कॉन्स्टेलेशंस वेट कर रहे थे। और हाँ, वो डोकाबी इस मेन सिनेरियो के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और डिजास्टर ऑफ फ्लड्स की बॉडी के ऊपर एक माइंड कंट्रोल से सिग्नल देने लगता है, जिसके चलते बड़ी शिन यूजिंग एकदम दर्द में तड़प रही थी, जैसे उसकी जिंदगी और उसके शरीर को कंट्रोल किया जा रहा था, वो भी बिना उसकी मर्जी के खिलाफ। और वो डोकाबी चिल्लाता हुआ बताता है इनकारनेशन कम डॉक्टर, तुम्हें लगने लगा होगा कि तुम एक बहुत बड़ी हस्ती हो, पर तुम बस चल रहे सिनेरियो के बेस में बस एक धुएं की तरह। और यहाँ पर वो डोका जबरदस्ती कैरेक्टर शिन यूजिंग की पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा था, यानी उसकी सोच और उसकी मर्जी के खिलाफ शिन यूजिंग के दिमाग को करप्ट किया जा रहा था, जैसा डोग्सा भी सोच रहा था। डोकाबी को हक नहीं मिलता सिनेरियो के बीच में पढ़ने का, और आखिर इसने नियमों को कैसे तोड़ा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि दूसरा सिर्फ एक लौता तरीका था सिनेरियो के बीच में आने का, वो था कि कई कॉन्स्टेलेशंस उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और सच में ही डोग्सा नोटिफिकेशन देख पा रहा था कि कई कॉन्स्टेलेशंस इस डेवलपमेंट से बहुत खुश थे। वो शिन यूजिंग को उनके खिलाफ जाते देखकर खुश थे। जो कॉन्स्टेलेशंस जो किम डोग्सा से नफरत करते थे वो भी इस वक्त बहुत ही खुश हो रहे थे, और उसके सामने मौजूद शिन यूजिंग अब ना चाहते हुए भी जबरदस्ती बुरी और उनके दुश्मन बन चुकी थी। और डोग्सा इस बात से शौक था कि आखिर ये कौन से कॉन्स्टेलेशंस का झुंड था जो इस सिनेरियो में चेस लाने के लिए मान गए थे। और वो बियांग की तरफ देखता उसे इशारा देता पूछ भी रहा था कि आखिर अचानक ही ये कॉन्स्टेलेशंस उसे धोखा क्यों दे रहे थे, जिस बात पर बियांग बताता है कि उसने इन कॉन्स्टेलेशंस को मनाने की कोशिश तो की थी, पर डोग्सा की रेपुटेशन कॉन्स्टेलेशंस के बीच में बहुत खराब थी। जो बात अजीब थी, क्योंकि अभी तक तो जितना डोग्सा को याद था शायद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्स्टेलेशंस की नजरें उस पर ही थी, तो फिर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों। और वो इंटरमीडिएट डोकाबी भी बताता है कि शायद एक मामूली सा इनकारनेशन ज्यादा ही हवा में उठ रहा था, क्योंकि कॉन्स्टेलेशंस को जीतना इतना आसान काम भी नहीं था जितना डोग्सा सोचता आया था। और डोग्सा भी अपनी स्क्रीन में देखता है कई नोटिफिकेशंस को, जहां साफ आ रहा था कि कई कॉन्स्टेलेशंस किम डोग्सा पर हंस रहे थे, कई कॉन्स्टेलेशंस ने उसकी सपोर्ट छोड़ दी थी, और कई कॉन्स्टेलेशंस उस पर यकीन तक भी नहीं करते थे, क्योंकि आखिर कब से डोग्सा भी तो वैसा ही कर रहा था। वो दूसरी स्पॉन्सर सिलेक्शन से लेकर अब तक उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। और ज्यादातर कॉन्स्टेलेशंस को शायद पहले ही पता होगा कि बियांग का चैनल 10,000 सब्स पर नहीं आ सकता, पर फिर भी डोग्सा ने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और आज उन्होंने उसे बेवकूफ बना दिया। और बेशक ये नए कॉन्स्टेलेशंस करता थे, पर वो कॉन्स्टेलेशंस जो डोग्सा के साथ स्टार्टिंग से थे वो भी उसी की साइड में, जैसे डेमन लाइक जज ऑफ फायर, मंकी किंग, सीक्रेटिव प्लॉटर, बेसल ब्लैक टाइम ड्रैगन और भी कई कॉन्स्टेलेशंस बस डोग्सा को ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब वो इस मुसीबत में क्या कदम उठाएगा। और वो सभी देख पा रहे थे कि अब उनके सामने कितनी बड़ी मुश्किल मौजूद थी, भाई सबसे खतरनाक डिजास्टर जिसे वो शुरुआत से टालने की कोशिश कर रहे थे। और योसांगा छोटी यूजिंग को वहां से ले जाने लगती है कि योजिंग को ये जानकर कि डोग्सा का प्लान फेल हो गया था, छोटी यूजिंग को मारने के लिए बढ़ा था, पर डोग्सा बीच में बढ़ता उसे रुकने को कहता है, पर उसे इग्नोर करता हुआ योजिंग अपनी पूरी तेजी से बढ़कर छोटी शिन यूजिंग को मारने की कोशिश करता है, पर उसे रोकता हुआ रास्ते के बीच में डोग्सा जाता है और गुस्से में चिल्लाता हुआ योजिंग को एक बात साफ करता है, योजिंग अगर तुमने ऐसे हाथ भी लगाया तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। पर योजिंग को बताता है कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, पर डोग्सा बताता है कि एक रास्ता उनके पास अभी भी बचा था, और वो था सभी कॉन्स्टेलेशंस को उनका फेवरेट सिनेरियो दिखाने का। और फिर अपने सामने डिजास्टर की तरफ देखा, डोग्सा उन सभी को बताता है कि अब लौता तरीका इस मुश्किल से निकलने का था, वो था कि उन्हें इस डिजास्टर को हराना होगा। और यहाँ पर बड़ी शिन यूजिंग जिसका अपने शरीर पर कुछ भी कंट्रोल नहीं था, बस एक आखिरी सोच रही थी कि कुछ पलों के लिए उसे भी लगा था कि शायद उसके पास भी आगे जीने की उम्मीद है, और वो भी अपनी एक नई शुरुआत कर सकती है, अपने नए साथियों के साथ वो भी एक आम दुनिया में रह सकती है। और यह बस उसे लगा ही था कि उसे सिनेरियो का धुन मारने वाला वो इंटरमीडिएट डोकाबी ने आकर सारा काम खराब कर दिया, और उसे याद दिला दिया कि सच में शायद इस जिंदगी में उसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। और यहाँ पर बड़ी शिन यूजिंग की बॉडी अपने खतरनाक हमलों से हर जगह पर तबाही मचा रही थी कि तभी वहाँ पर कोई इसके हमले को ब्लॉक कर लेता है, जो करने वाला और कोई नहीं बल्कि किम डोग्सा ही था। और वो इस वक्त बड़ी शिन यूजिंग की स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जो थे एक्सक्लूसिव स्किल बीस्ट किंग सेंसिटिविटी, क्योंकि और भी स्किल के पीओवी के बाद वो बड़ी शिन यूजिंग की कोई भी एक स्किल को ले सकता था। और यहाँ पर उसने इस स्किल को चूज किया था, जिसकी बदौलत वो शिन यूजिंग के सामने थोड़ा टिक पाए। पर योजिंग उसे बताता है कि उस स्किल के साथ भी उसे हराने के चांस नामुमकिन के बराबर ही है, और ये बात डोग्सा भी जानता था, इसलिए उसे योजिंग की मदद चाहिए थी। और कॉन्स्टेलेशंस को इस लड़ाई के लिए एक्साइटेड देखकर शिन यूजिंग की तरफ हमला करने को बढ़ता डोग्सा एकदम इरिटेटेड था, क्योंकि वो जानता था कॉन्स्टेलेशंस यही चाहते थे, तो फिर वो उन्हें यही देने वाला था। और फिर अपनी बुकमार्क को एक्टिवेट करके डोग्सा अपनी बुकमार्क में मौजूद स्किल्स को देखने लगता है। और यहाँ पर शिन यूजिंग जो उसके सामने बस एक राक्षस लग रही थी, जो बस बिना कंट्रोल के इधर उधर तबाही मचा रही थी। एक आखिरी बार डोग्सा
डोग्सा के करीब उसे बताने की कोशिश करते हैं कि डोग्सा उसे मार सकता है और उसे इस बात का बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बात डोग्सा को नहीं बच रही थी और फिर डोग्सा डेल्यूशन डीमन के नाम के बुकमार्क को अपनी बुकमार्क स्किल से रिमूव कर वहाँ पर जज ऑफ डिस्ट्रक्शन जंग हेवन को डाल देता है ताकि वो उसकी स्किल को इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि डोग्सा के पास जंग हेवन की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसकी इंपॉर्टेंट स्किल्स को आधे घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। और फिर डोग्सा एक्टिवेट करता है जंग हेवन के सबसे शक्तिशाली स्किल पावर ऑफ जजमेंट का। और डोग्सा की स्किल के इस्तेमाल से कॉन्स्टलेशन स्क्राइप ऑफ एवन भी हैरान था और एब्सोल्यूट गुड के सभी कॉन्स्टलेशन थोड़ी गहरी सोच में डूब रखे थे। और डोग्सा भी जानता था कि बेशक ही वो सभी कंफ्यूज तो होंगे क्योंकि इनकार्नेशन ने उस स्किल को इस्तेमाल किया था जिसके लिए एब्सोल्यूट गुड की अथॉरिटी चाहिए थी। और भले ही वो यहाँ पर ना मानना चाहते हैं पर उनके सामने जो शिन यूजिंग थे उसका अस्तित्व साफ साफ बुरा था क्योंकि इंटरमीडिएट डोकाबी ने उसे पूरी तरह से बुरा बना दिया था। और इसीलिए एब्सोल्यूट गुड के कॉन्स्टलेशंस को भी डोग्सा के स्किल के इस्तेमाल से मानना पड़ता है। और स्किल के एक्टिवेट होने के बाद ही डोग्सा के पूरे दिमाग में सिर्फ एक बात को बताया जा रहा था, वो था बुराई को सजा देना। और वो उस आ रही ताकत के साथ साथ महसूस कर पा रहा था कि जब भी जंग हेवन स्किल को लड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी तो उसे कैसा महसूस हो पाता था, एक ऐसी ताकत जो बस उसे बुराई को मारने के लिए कोस रही है। और फिर वही करने के लिए डोग्सा तेज से हमला करने के लिए आगे को बढ़ता है और अपने तेज तार बारों को घुमाता हुआ वो यूजियन को डैमेज भी कर पाता है। और आवर ऑफ जजमेंट एक ऐसी एबिलिटी थी जो कि ताकतवर वेलकरी से इस्तेमाल करती थी और इस स्किल के बदौलत उन्हें शक्तिशाली आर्च एंजल से शक्ति मिलती थी। और जब तक उनका दुश्मन बुरा था उस स्किल को इस्तेमाल करने वाले यूजर को हराना नामुमकिन के बराबर था। और इसीलिए डोग्सा की ये स्किल शिन यूजिंग के सामने सबसे शक्तिशाली थी। और फिर डोग्सा उस पर लगातार वार कर तेजी से उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा था पर फिर भी शिन यूजिंग उसके वारों से बचने के लिए काफी तेज थी और वो उसके हर एक हमले को या तो ब्लॉक या फिर डोज कर रही थी। और तभी अपनी रक्षा के लिए वो ढेर से मॉन्स्टर्स के झुंड को बुला लेती है। और अब शिन यूजिंग से जो डार्क एनर्जी आ रही थी वो उसकी फिजिकल ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। और डोग्सा इतनी बात जानता था कि भले ही आवर ऑफ जजमेंट उसके खिलाफ ताकतवर थी पर उसे अकेले हराना नामुमकिन के बराबर ही था। इसलिए वो बाकी मौजूद सभी लोगों को उसकी तरफ बड़े मॉन्स्टर्स को संभालने को कहता है ताकि वो एक टाइम पे एक लड़ाई पे फोकस कर पाए। और वैसा ही उसके बाकी सभी साथी भी कटे हैं और ये संघाती बताती है कि वो इस डिजास्टर की मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करेगी। और लीज ये बताती है कि तब तक वो उन्हें बैकग्राउंड सपोर्ट देगी और अपनी रिकवरी स्किल का इस्तेमाल कर योजिंगुक भी वापस हील हो जाता है और डोग्सा के साथ लड़ने के लिए आगे आ जाता है। और डोग्सा और योजिंगुक दोनों को ये पता था कि यहाँ पर शिन यूजिंग ने पक्का ग्रैंड डेमोन्स के साथ हाथ मिला लिया था ताकि वो और भी ताकतवर हो जाए पर बदले में उसकी आत्मा ग्रैंड डेमोन के हाथों में चली जाएगी और उन डेमोन ने पक्का उसे धोखा भी इसको दे दिया होगा। और डोग्सा और योजिंगुक लड़ाई के लिए तैयार होते कंफर्म करते हैं। योजिंगुक तुम कितने समय तक टिक पाओगे? मैं आधा घंटे के लिए और तुम्हारे बारे में क्या कम डोग्सा बिल्कुल इसके बराबर है। तो फिर अब एक बात तो जान लो कि यहाँ पर अब करो या मरो वाली सिचुएशन है। और फिर वो दोनों ही मिलकर तेजी से यूजिंग पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। जो नजारा देखकर वो इंटरमीडिएट डोका भी बहुत ही खुश था और उसी के साथ साथ कई कॉन्स्टलेशंस भी जो कब से यही माहौल तो देखना चाहते थे, एक खतरनाक लड़ाई जिसमें जीत कर भी हीरोज हारेंगे। यही सस्पेंस देखने का तो कॉन्स्टलेशंस को मजा आता है। और शिन यूजिंग गुंडोरा की तरफ अपने बहुत ही शक्तिशाली हमले बीस्ट किंग ब्रेथ का इस्तेमाल करती है जिसे ब्लॉक करने के लिए किम डोग्सा बीस्ट किंग सेंसिटिविटी का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि हमले को डोग्सा ने ब्लॉक कर लिया था यूजिंग इस मौके का फायदा उठाकर हमला करने के लिए सीधा हवा में आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अपने अपने हमले करते हैं। और इस पर यूजिंग उसकी पूरी बराबरी करने की कोशिश कर रहा था और हवा में एक बार घुमाने के बाद वो दोनों ही अभी भी ना रुकते हुए अपनी पूरी ही ताकत से अपने दूसरे ताकतवर हमले को एक दूसरे पर फेर देते हैं जिसके बाद वहाँ पर बस इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास के हर एक चीज तहस महस होना शुरू हो जाते हैं। और फिर योजिंग के दूर करने के बाद शिन यूजिंग का हमला योजिंग को मारने ही वाला था कि वहीं पर डोग्सा आके आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर डोग्सा अपनी और भी स्किल की बदौलत अभी भी उसकी मन की बातें जान पा रहा था। योजिंग उसे बता रही थी उसे मारने के लिए ताकि वो सभी को बचा पाए और इस राउंड से पार जा पाए। और वो कॉन्स्टलेशन जो डोग्सा से नफरत करते थे इस चीज के पूरे मजे ले रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि डोग्सा आगे क्या करेगा। भले ही कुछ कॉन्स्टलेशन डोग्सा की चिंता भी करते थे पर वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर योजिंग के साथ लड़ने के लिए बढ़ता हुआ डोग्सा अपने मन में इन हरामी कॉन्स्टलेशन से एक वादा करता है कि जितने भी कॉन्स्टलेशंस आज उसे देखकर मजे ले रहे हैं ले सकते हैं पर बस उन सभी को एक दिन का इंतजार करना है, बस एक उस दिन का जब वो आकर उनके गले से उनकी जुबानों को बाहर खींच कर निकालेगा। जो मजे वो आज ले रहे थे वो वैसे ही 72 मजे उन्हें भी देगा और जो दर्द आज उन्हें शिन यूजिंग को देना पड़ा था वो ये दर्द उन कॉन्स्टलेशंस को भी जरूर देगा। और फिर ढेर समय की लड़ाई के बाद डोग्सा यूजिंग का हाथ काटने में कामयाब हो जाता है पर अब उसकी बुकमार्क के सिर्फ 30 सेकंड बचे थे और उसके बाद वो जंग हेवन की स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर यूजिंग अभी भी नहीं आ रही थी और अपने खतरनाक ब्रेथ हमले से वो वहाँ पर एक बहुत भयानक हमला कर सभी को उस धमाके में बहुत ही दूर फेंकते हैं। और उसका ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि डोग्सा और योजिंग दोनों ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए थे और यूजिंग के सामने हारे पड़े थे। और मन ही मन इस बात से निराश होकर यूजिंग बता रहे थे कि आखिर अगर वो हार गए तो फिर आखिर उसे कौन रोकेगा, फिर आखिर इस तबाही को होने से कौन रोकेगा, आखिर उसे रोककर इस राउंड की रक्षा कौन करेगा। पर अपने शरीर को हिलाना पा रहा डोग्सा से बताता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसका वो वेट कर रहा है वो यहाँ पर पहुंचती होगी जो थी उसे हरा सकती थी। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और उस
आगे से आने वाली और कोई नहीं बल्कि जंग एवन थी, जिसने अपने स्पॉन्सर का चूज कर लिया था। और वो बता रही थी कि उसके यहाँ आने के दौरान उसका स्पॉन्सर पूरे समय बस बार बार चिंता में चिल्ला थी, उससे फटाफट यहाँ पर पहुंचने को कह रही थी। और वो ये देखकर कि वहाँ पर बाकी सभी पहले ही घायल पड़े थे, डोग्सा और सभी साथियों को बताती है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब इस सिनेरियो को खत्म करने वाली है। और डैम बैटर्स गर्ल। और डोग्सा खुश होता सोच रहा था कि शुक्र है कि कम से कम जंग एवन तो लेट नहीं हुई, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने का वो उनकी लास्ट कार्ड थे, और अगर ये कार्ड फेल हो जाता है तो उनके जीतने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। पर डोग्सा को चिंता में देखकर अपनी तलवार की ताकत को उजागर करते जंग एवन उसे बता दिया कि डोग्सा को फालतू की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और डोग्सा को भी ये स्टिग्मा देखकर अंदाजा हो रहा था कि जंग एवन ने कौन से स्पॉन्सर को चूज किया था। जंग एवन की तलवार में एक ऐसी आग चमक रही थी जो हर एक बुराई को मिटा सकती थी, और ये स्टिग्मा सबसे तबाहीदार स्टिग्मा में से एक था। और इस स्टिग्मा को सिर्फ एक ही आर्चएंजल से पाया जा सकता था, वो आर्चएंजल जिसने डोग्सा को स्टार्टिंग के राउंड से ही सपोर्ट किया था और हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहा था। बहुत ही डिमोनिक जज जो फायर यूरियल। और जंग एवन अपनी स्किल हेल्थ फ्लेम्स इग्निशन लेवल 1 का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्स्टलेशंस भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर सच में यूरियल अपने इनकार्नेशन को यहाँ पर क्यों लेकर आई है, क्योंकि वो जानते थे कि यूरियल इस लड़ाई को खत्म करने के लिए काफी थे, जो कि इस पूरे सिनेरियो को एकदम उदासी से देख रही थी, क्योंकि उसे बड़ी शिन यूसियांग की ये हालात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और फिर जंग एवन और यूसियांग दोनों ही अपने अपने ताकतवर हमले एक दूसरे पर करते हैं, पर जंग एवन के हमलों की आग की लपटें यूसियांग की बुराई की लपटों को उसी पल फटाफट जलाकर राख कर रही थी। और इस वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोग, सभी कॉन्स्टलेशंस इस लड़ाई को करते देख रहे थे, एक जबरदस्ती की बुराई और एक जबरदस्ती की अच्छाई की लड़ाई को। और पूरे कोरिया के कॉन्स्टलेशंस इस चीज को निराश नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो सभी के सभी जानते थे कि इस बार चाहे इस लड़ाई में अच्छाई जीते या बुराई जीते, किम डोग्सा का फिर भी नुकसान ही हुआ था। और जैसा कि कहानी में सुनाया जाता है, बुराई की हार ही होती है। लड़ाई के अंत में जंग एवन की तलवार यूसियांग के सीने में धंस रखी थी, यानी वो डिजास्टर यहाँ पर हार गया था। और उस पलों के सन्नाटे के बाद यूसियांग का शरीर भी अब नहीं हिल पा रहा था, और वो महसूस कर पा रहे थे कि अब वो मरने वाली है। और डोग्सा चाहता था कि नॉर्मली बीस्ट लॉर्ड इतने छोटे मोटे घावों से नहीं मरते, पर यूरियल के स्टिग्मा के लगने के साथ बुराई को खत्म करने के लिए इतना घाव काफी था। और यहाँ पर डोग्सा की और भी स्किल अभी भी एक्टिवेट थी, जिससे वो अभी भी बड़ी यूसियांग की सोचों को पढ़ पा रहा था कि यूसियांग को कितना दर्द हो रहा था। उससे डर लग रहा था कि वो मरने वाली थी, पर वो फिर भी सभी का अंत नहीं चाहती थी, वो मरना नहीं चाहती थी। और अपने मन में इतने इकट्ठे किए इमोशंस के बावजूद भी वो उन्हें बताती है कि वो सच में इस रिग्रेशन में वापस आकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने कैप्टन को एक नए रूप में देख पाई थी। और इस बार उसे लग रहा था कि शायद उसका कैप्टन आने वाली चीजों को बदल सकता है। और ये देखता हुआ कि जल्दी बड़ी यूसिंग मरने वाली है, यो चिंग भी उससे कुछ बात करना चाहता है, इसलिए अपनी मन की कुछ बातें करने के लिए वो उसके पास आता है। और डोग्सा यूसिंग की सोचों से जान पा रहा था कि वो चाहती थी कि काश आज उसका कैप्टन उससे वो बात कह दे, बस एक बार वो भलाई के शब्द, वो अच्छे शब्द वो मरने से पहले अपने कैप्टन की जुबानी सुनना चाहती थी। और यो चिंग भी उससे कहता है, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो ग्रेट डेमन कौन था जिसने तुम्हारी मदद की इस दुनिया को क्रॉस करने के लिए। और यूसिंग सच में सोच रही थी कि वो मरने भी वाली थी, परंतु उसका कैप्टन बिल्कुल वैसा ही था जो अभी भी सिर्फ काम की बातें पूछा था। पर यही चीज तो थी, उसे अपने कैप्टन के बारे में कभी पसंद थे कि वो अपने काम से, अपने गोल से, अपनी मंजिल से कभी पीछे नहीं हटता। और फिर वो योजिंग को बताती है होराइजन की ग्रेट डीमन के बारे में, जो कि आत्मा को इन डोकाबिस को बेचते हैं। पर वो चाहती थी कि उसके कैप्टन कभी भी उससे ना लड़े, क्योंकि उन ग्रेट डीमंस को कैप्टन भी नहीं मार सकते। और पहले तो डोग्सा को लग रहा था कि शायद योजिंग कभी भी अपने मतलब निकाल रहा था, पर डोग्सा अपनी ऑमनिशेंट रीडर स्किल से दोनों की मन की बातों को पढ़ पा रहा था। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुमने अभी तक बहुत कुछ लिया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तो अब तुम्हारा फर्ज है आराम करना। और यूसिन भी अपने मन में अपने कैप्टन को गुड बाय करती है। और डोग्सा देख ही पाता है कैसे ये दो लोग बिना अपनी जुबान से एक भी शब्द गाए एक दूसरे की मन की बातें जैसे पढ़ पा रहे थे। तथा मिटने से पहले बड़ी यूसिंग छोटी यूसिंग की तरफ देखकर बताती है कि सच में उसे छोटी वाली से जलन है कि उसे किम डोग्सा जैसा इंसान मिला था जो हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी रेडी था। और वो अपने ही छोटे सेल्फ को भाई कर मिट जाते हैं। जो नजारा थे कॉन्स्टलेशन यूरियल मंकी किंग दोनों ही निराश होते हैं, पर उसके पूरी तरह मिटने से पहले डोग्सा फटाफट उसके पास जाता है और अपनी बीस्ट किंग सेंसिटिविटी स्किल को एक्टिवेट कर उसे एक बात बताता है। जो बात क्या थी हमें तो नहीं बताई गई थी, पर इतना मुझे अंदाजा है वो आगे आने वाली कहानी में बहुत ही जरूरी होगी। और ये बात सुनकर बड़ी शिन ह्यूसिंग भी काफी इमोशनल हो जाती है कि क्या ये बात सच थी और क्या सच में एक मौका अभी भी मौजूद था। और फिर अगले ही पल वो वहाँ से मटकर गायब हो जाती है, जैसे कि वहाँ उसका कभी अस्तित्व तक भी मौजूद नहीं था। और अब वहाँ पर सभी इमोशनल होकर रोने लगे थे कि क्या सच में वो मिट गई है। वेल सिवाय लीजिए के जिसे कुछ भी सिचुएशन पल्ले ही नहीं पड़ी थी। और अब बीइंग भी गुस्सा हुआ उस इंटरमिनेट डोकाबी को बताता है फटाफट इस सिनेरियो को खत्म करने के लिए, वरना ये काम उसे खुद करना पड़ेगा। और वेल वैसे ही इस फिफ्थ सिनेरियो को खत्म कर दिया जाता है। ये 5वां सिनेरियो जो अभी तक का उन सभी के लिए सबसे खतरनाक सिनेरियो बीता था, सभी के लिए उसकी रिपोर्ट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और छोटे यूसियांग उस इंटरमिनेट डोकाबी की तरफ देखते गुस्से में बता रही थी कि वो पक्का एक दिन उस डोकाबी को मार देगी। और ये बातें चल रही थी कि तभी आसमान में एक और भयानक सा पोर्टल खुलने लगता है। और बस सभी सोच रहे थे कि अब क्या नई मुसीबत होगी कि उस टेलीपोर्ट गेट से वहाँ पर कुछ अजीब तरह की एंटिटीज एंटर करती है, जिसे देख वो इंटरमिनेट डोकाबी भी जानता था कि ये तो एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूटिव बैरो के एग्जीक्यूटिव्स डोका भेजते हैं और तभी वो इंटरमीडिएट डोका भी एक अजीब हथकड़ियों में कैद हो जाता है। जिस बात से एकदम शौक हुआ वो पूछ रहा था कि आखिर उसने क्या किया था जो वो लोग उसे कैद कर रहे थे। जिस बात पर वो एग्जीक्यूटिव बताते हैं, इंटरमीडिएट क्लास का डोका भी पाउल, तुमने स्टार्स टीम रेगुलेशन के खिलाफ जाकर तुमने स्टार्स टीम के रूल्स को तोड़ा है, जिसके बदले में तुम्हें कैद किया जाता है। और पाउल भी इस बात से एकदम शौक था कि आखिर उसे कैद कैसे कर लिया गया था। और फिर एपिसोड 15 तक यहाँ पर खत्म होता है। पर चिंता मत कीजिए, आपका एंटरटेनमेंट है क्योंकि एपिसोड 16 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे सेकंड चैनल पर। और जब तक आपने इस वीडियो को खत्म किया होगा एपिसोड 16 अभी तक पब्लिश हो गया होगा। पहले उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में है। पर जाने से पहले मेरी बात सुनो। पहले थोड़े से क्लेम्स वगैरह के इश्यूज है, मैं और भी सीरीज को आगे बढ़ाने से डर रहा था क्योंकि इस पे व्यूज भी ज्यादा नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्योंकि ये मेरी अभी तक की जिंदगी की सेकंड फेवरेट मानवा है तो मैं इसे आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। पर आगे के एपिसोड हम इसके कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैनल पर क्योंकि आखिर मेन चैनल पर रिस्क क्यों ही लेना, इसलिए मैं उसे आगे कंटिन्यू करने वाला सेकंड चैनल पर। और वहाँ पर व्यूज के मुताबिक हर एक वीक और या फिर व्यूज ज्यादा है तो हर एक 4 दिनों में ऑमनिशेंट रिटर्न मानवा के अगले एपिसोड लाता रहूंगा। खैर अभी के लिए तो आप जाकर फटाफट एपिसोड 16 को एंजॉय कीजिए और हाँ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि शायद वीडियो थोड़ी जल्दी आने वाली है। सो यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा जाना।